हेलो एंड वेलकम टू माय शो नाजरीन। बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो जैसा कि आप अब तक जान चुके होंगे, हूती गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके साथ कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं, उनको कल इजराइल ने ड्रोन हमले करके तो शहीद कर दिया है या हलाक कर दिया, डिपेंड अपॉन आप किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, ये सवाल उठ गया है हूतियों की धमकी के बाद कि क्या इजराइल के बुरे दिन अब शुरू हो गए। नज़र यही आता है कि ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू जंग बरने बंद करने पर किसी तौर आमादा आमादा नहीं हो रहे, ना को ख्वाहिश ऐसी जाहिर कर रहे हैं जिससे ये अंदिया मिले कि जंग बंद होने जा रही है। तो जंग फैल रही है और इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा नाजरीन, कल एक बड़ा खतरनाक बयान आया जेडी वैंस का, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने कहा कि मैं अनान हुकूमत संभालने के लिए तैयार हूं अगर कोई ऐसी दुर्घटना आ गई कि जिसकी वजह से जो है मुझे सदर का ओहदा संभालना पड़ा, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। ये उन्होंने क्यों कहा, इसके ऊपर भी बात होगी। और उसके साथ साथ मोदी जी के बारे में भी थोड़े से सवालात उठ रहे हैं कि क्या मोदी जी इनडिसाइसिव हैं इस ग्रेट जो वर्ल्ड ऑर्डर अब बनने जा रहा है इसमें। एक तरफ नॉन अलाइंड मूवमेंट का भी भारत हिस्सा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वाड और दूसरी तंजीमों के अंदर भारत की शायद ये कोशिश है कि वो कोई बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर सके। लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आता है कि मोदी सरकार जो है वो जगल कर रही है, यानी वो जैसे 3 गेंदें होती है ना, तो उनके साथ उसको जगल करना कहते हैं। लगता ये है कि शायद मोदी सरकार जगल कर रही है और इस जगलिंग के नतीजे में अगर एक गेंद नीचे गिर गया तो हो सकता है वो मोदी जी के पाँव पर लगे। और ये गेंद जो है टेनिस बॉल नहीं है, ये बड़े भारी भरकम लोहे के वजन से भी ज़्यादा वजन रखने वाले गेंद हैं। बहरहाल हमारे साथ आज बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ है और हम उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। हमारे साथ हैं एंडी खान साहब और हमारे साथ हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, और ऑडियो लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं समर तूर साहब। तो इन तमाम दोस्तों को का स्वागत है। बहुत थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। और यहाँ पे मैं एंडी ये समर तूर साहब को मैं देख सकता हूँ, गाड़ी चला रहे हैं। पीछे शायद उनके पुलिस लगी हुई है क्योंकि पीछे रेड बत्ती भी चल रही है। आप भाग तो नहीं रहे पुलिस से कहीं, हैं? पीछे नहीं सर, लाल बत्ती ऐसे ऐसे कर रही है। नहीं कोई बात। तो गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं एंडी खान साहब से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो यमन के वजीर आज़म का कत्ल हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं और उसके क्या दूरस्थ नताइज हमारे सामने आने वाले हैं। जी, माइक अपना अनम्यूट कर लें। थैंक यू फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब। तमाम दर्शकों को सबको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, शुरू वहाँ से करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये खबर आई कि इफ देयर इज अ ट्रेजेडी आई एम रेडी टू टेक ओवर, आई एम रेडी टू स्टेप तरफ से जी जेडी ने जो बयान दिया। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ये खबर पढ़ के तो मैं कोई 19-20 साल पीछे चला गया। दौर है मुशर्रफ साहब का और कहीं मैं मौजूद हूँ और वहाँ एक गुफ्तगू हो रही है और एक पाकिस्तान के बड़े ओल्ड टाइमर सियासतदान, आपने भी नाम सुना होगा, शेख रशीद अहमद साहब, उनका जी जी, मैं जुमला, बड़ी यादें उनके साथ। जी जी, एक खूबसूरत जुमला उनका जो मुझे याद रह गया और वो आज मुझे याद आया कि बंदा हमेशा जमीन के ऊपर तो नहीं ना रहता। अब ये किसके बारे में कहा, क्यों कहा, इसकी डिटेल में मत जाइएगा। बहरहाल वो जुमला उनका मुझे बहुत याद आया
कि बंदा हमेशा ज़मीन के ऊपर तो नहीं ना रहता। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये जो लास्ट वीक हमारी गुफ्तगू हो रही थी, उसे वहीं से शुरू करते हैं जो थ्योरी मैंने दी थी। बेस्ड ऑन दैट थ्योरी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को एक ये मीठी सी थ्रेट दी गई है डीप स्टेट की जानिब से। जेडी वैंस कोई कल नहीं आया सियासत में, ही इज बीन देयर क्वाइट सम टाइम, ही हैव कनेक्शंस, ही नोज थिंग्स व्हिच वी डोंट नो। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को बताया गया है कि जी यू बेटर स्टे इन लाइन विद द लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस। सो दैट्स वेयर वी आर। क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीक कहा था, कि एक सियासी खाना जंगी चल रही है, पॉलिटिकल सिविल वॉर में अमेरिका। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन और डीप स्टेट एक दूसरे के आमने सामने हैं, और वो डीप स्टेट की वो पुरानी मशीनरी जो एक ज़माने से चीज़ों को हैंडल करती आ रही है, पॉलिसीज़ के अंदर मदाखलत करती आ रही है, इट्स नॉट रेडी। कोई भी ताकत अपने हाथ से जाने नहीं देता डॉक्टर साहब, वी ऑल नो दैट। ये एक ऐसा चस्का है जिसके मुंह लग जाए छूटती नहीं है। ना गोइंग फर्दर, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो इस गजा की जंग के हामी भी नहीं है, और जंग से मुझे याद आया अब तक तो जंग हुई नहीं है। जो कुछ गजा में हो रहा है अब तक तो वो जंग नहीं थी, जंग तो अब होगी। 7 दफा मिलिट्री ऑपरेशंस फेल हो चुके हैं नेतन्याहू साहब के, 7 मिलिट्री ऑपरेशन फेल हुए कि पिछले 2 साल के अरसे में, और 8वां वो करने जा रहे हैं। और अब वाकई जंग होगी, क्योंकि जब ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर खुला और वहां से इमदाद आनी शुरू हुई, जो ह्यूमन एड आई, ह्यूमैनिटेरियन एड, इसके साथ कुछ और लोग भी आए। देयर आर अदर प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड नाउ एंड दैट्स एन अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट। तो जंग तो अब होगी, अब ये जाएं सही। दूसरी तरफ सिर्फ यमन ने नहीं, जो यमन के प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन हुआ वाया ड्रोन अटैक, ईरान ने भी छलांग लगा दी है बीच में सर, एंड दे हैव सेड कि वी विल सपोर्ट यमन एज मच एज वी हैव टू। और दोनों मुल्कों से एक बयान बड़ा कॉमन है कि अब हम वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जो हमने अब तक नहीं किए थे और जो आपके इल्म में नहीं है। यमन और ईरान दोनों की तरफ से जी, दोनों ने ये स्टेटमेंट दी है। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट हाइपरसोनिक मल्टी एंटी व्हीकल प्लेटफॉर्म्स। वी आर अबाउट टू यूज हाइपरसोनिक MEV मिसाइल्स, जिसका अब तक कोई तोड़ है नहीं। पेट्रियट्स उसके आगे फेल हो चुके, डेविड स्लिंग फेल हो चुका, एरो 2 एंड एरो 3 पूरा का पूरा आयरन डोम फेल हो चुका उसके आगे। और दुनिया के किसी सुपर पावर के पास भी इसका अभी तक तोड़ नहीं है। ये एक ऐसा वेपन है जिसका अभी तक तोड़ किसी सुपर पावर के पास नहीं है। तो इसराइल के पास क्यों होगा? हमारे पास नहीं है तो उन्हें देगा कौन? चलते तो हमारे सिस्टम्स के ऊपर ना डॉक्टर साहब, अमेरिकन सिस्टम। तो अमेरिका के पास नहीं है इसका कोई तोड़। तो लेट्स सी हाउ फार दिस गोज। अगले 3 से 4 दिन के अंदर देयर विल बी सम एक्शन। And they are talking about there will be no more Tel Aviv when they're done. Oh my God. Let's bring in Major General Sudhakar ji on this, and General Saab, please, what is your opinion? I mean, situation looks really, really bad. I mean, it's not a laughing matter anymore, is it? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, आपने इनवाइट किया आपके चैनल में। और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं, आप अगर तूर साहब को लेते तो अच्छा होता, उनका भी थोड़ा सुन लेते। क्योंकि तूर साहब को ले लेते हैं, ठीक है, तूर साहब को ले लेते हैं। तूर साहब, आपकी बारी आ गई है। वैसे भी आप ड्राइव कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप जो है वो ड्राइव कर ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट हो ड्राइविंग से। कहीं खड़ी कर लेते गाड़ी तो ज्यादा अच्छा था। बहरहाल, आपने एंडी खान साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है। सिचुएशन तो दिन ब दिन खराब से खराब तर होती जा रही है। सर देखें, जितनी भी लड़ाइयां लग गई हैं,
अभी एज वी स्पीक 4500 US Marines are stationed to be ready to go to war with Venezuela. तो ये जो एक अड़ंगा था, ये अब इट इज गोइंग टू बी रियल एंड मडूरो ने प्रॉपर स्पेशल फोर्सेस को तैयार करके रखा है. फॉर द लास्ट 3 years they have been equipped with Russian and Chinese weapon systems, which includes JC-10 fighter jet by China, and they have also acquired Russian air defense system. Now I do not know whether it is S-400 or S-300, that I am not very sure of, but majority of their arsenal is Russian and Chinese. So they are ready for war. They are ये जो enrolling आपने the बताया है कि वेनेजुएला के पानियों में ऑलरेडी लोग इकट्ठे हो गए, इसको थोड़ा दोबारा बताइए ताकि हमारे दर्शकों को क्लियर हो, क्योंकि हम अचानक गाजा से वेनेजुएला लैटिन अमेरिका चले गए हैं, तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ. हाँ जी जी जी. सर. इस वक्त यूएस नेवी मूव कर रही है टुवर्ड्स वेनेजुएला एंड द प्लान इज टू स्टे आउट ऑफ देयर सी, जो उनका समुद्र का बॉर्डर है उससे बाहर रहने का. बट ऑन द अदर हैंड दे हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड देयर फोर्सेस इन देयर सी, और नेवी के साथ साथ उन्होंने एम्फीबियन टैंक्स जो हैं वो समंदर के अंदर उतार दिए हैं, जो कि उन्होंने चाइना से एक्वायर किए हुए हैं. ये वेनेजुएला ने. और जहां तक तूर साहब बात कर रहे थे, तो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी उनके पास है सर. दैट्स आल्सो अ न्यूज़. ठीक है, तूर साहब जी, कंटिन्यू तूर साहब. कीजिएगा. जी. सो सर अभी द थिंग इज दैट जिस तरीके से एक बार यूएस ने पनामा को लिबरेट किया था फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, आई थिंक वेनेजुएला की भी बारी आ गई है फॉर अमेरिकाज वेस्टेड इंटरेस्ट टू बी सो कॉल्ड लिबरेटेड फ्रॉम द डिक्टेटर मडूरो. और मडूरो इज अ लीडर who took charge after Hugo Chavez, who was again anti-US. So the basic thing is, any regime in South America which does not get along well with the American government, it becomes a automatically declared dictatorship, and then is usually taken out by the Americans through military force. So that we are which it is unfolding now. उसके बाद जहां तक यमन की बारी है सर, ईरान एंड यमन हैव बीन हैंड इन ग्लव अगेंस्ट द अमेरिकन्स. यमन वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ड्रोन अटैक्स बाय द अमेरिकन्स, इन व्हिच दे हैड टारगेटेड फ्यू legitimate doctors of Yemen who was actually not involved in terrorism but only passing holy sermons in mosques, and as a result Yemen went. सर थोड़ा हिंदी भाषा में भी बोले, हमारे ज्यादातर जो बलोच और पश्तून और इंडियन सुन रहे हैं वो इतनी अंग्रेजी के साथ इतने वो इजी नहीं है, थोड़ी हिंदी भाषा भी बोले. मैं बताता हूँ सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यमन पहला विक्टिम था जिसमें कि एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर जिन्होंने बहुत ही ज्यादा चैरिटी की थी और बहुत ही रिलीजियस थे, उनका कत्ल किया था इन्होंने थ्रू ड्रोन अटैक्स. उसके बाद यमन अमेरिका पे हमले करने के लिए वो गया हमला करने सऊदी पे, क्योंकि सऊदी अरेबिया सबसे क्लोज एलाई था अमेरिका का. उसके बाद जब सऊदी अरेबिया ने 2 से 3 साल लगातार एरियल बॉम्बिंग्स की और कत्लेआम किया यमन में, उसके बाद फिर यमन पूरा जो मुल्क है वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो गया था. और ये चाल थी सऊदी अरब और यूएसए की, और इसे काउंटर करने के लिए ईरान आया यमन की रेस्क्यू के लिए. और इसके बाद जब सऊदी अरेबिया से बहुत नेगोशिएशंस की ईरान ने, क्योंकि देखें
सऊदी अरेबिया कभी भी ईरान के सामने आमना सामना नहीं करना चाहेगा. इट इज अ प्रोग्रेसिव नेशन एंड मोहम्मद बिन सलमान एक प्रोग्रेसिव लीडर है जो कि लड़ाई में नहीं विश्वास रखते, खासकर जब यमन की लड़ाई के बाद कोई रिजल्ट नहीं आया. तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि इतना सब होने के बाद आई डू नॉट थिंक कि कोई और इसके बीच में एंटर करना चाहेगा इस लड़ाई में. एंड जहां तक सवाल है यूएस का, देखें यूएस इज ओवरस्ट्रेच्ड. उस पे पहले इकोनॉमिक बर्डन है. प्रेसिडेंट ट्रम्प पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है और वो भी फेल हो गया है. अब लोग कोई कनेक्ट कर रहे हैं कि वो असैसिनेशन अटेम्प्ट क्या पता डीप स्टेट का ही एक था, मतलब बंदोबस्त, जो कि फेल हो गया. क्योंकि देखें इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस और पूरे एरिया की सैनिटेशन के बाद भी अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प को एक बंदा छत पे चढ़ के तैयारी कर रहा है मारने के लिए और 3 मिनट से पब्लिक चिल्ला रही है कि देखो कोई चढ़ रहा है छत पे, उसके पास हथियार है, 3 मिनट तक डीप स्टेट ने कोई एक्ट या एक्शन नहीं किया अनटिल अनलेस बहुत ही क्लियरली विजिबल था कि यस वो रहा बंदा. पब्लिक चिल्लाने लग गई और उस शूटर ने फिर फायर किया, उसके बाद स्नाइपरों ने मारा है. तो आप देखें, मेरे लिए ये बहुत, बीइंग अ मिलिट्री पर्सन, इट इज वेरी ऑकवर्ड कि आपको 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड का वफा मिला है. आपको रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा होता है, मतलब 1 मिनट भी बहुत ज्यादा रिएक्शन टाइम होता है. यहाँ पे तो 3-4 मिनट थे. तो देखें, कई व्हेन आई ट्राई टू कनेक्ट द लॉजिकल डॉट्स, मुझे कई बार लगता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी ही थी नॉट टू गेट ट्रम्प टू पावर. एंड वो जब इनका आपस में ये जीते और उसके बाद फिर डीप स्टेट की चीजें क्लियर हुई हैं. ठीक है. और अब जिस तरीके से जेडी वैंस ने बताया है कि ही इज रेडी टू टेक ओवर द रोल, तो देखिए मुझे कई बार विद इन मुझे लगता है कि जो जेडी वैंस हैं उन्हें पता है कुछ रिगार्डिंग द जेफरी एप्स्टीन फाइल्स. क्योंकि देखिए जो आइलैंड था जेफरी एप्स्टीन का, जिसमें कि सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, जिसमें कि अब एहूद बराक का भी नाम शामिल हुआ है कि एहूद बराक ने बड़ी ईमेल्स भेजी हैं और एहूद बराक मीटिंग करवाना चाहता था. पेलांटिर कंपनी है यूएसए की डिफेंस कंपनी, वो पेलांटिर के मालिक की मीटिंग करवाना चाहता था एहूद बराक और एक और अमेरिकन अफ्रीकन कंट्री के साथ. तो बेसिकली ही वांटेड टू ब्रोकर अ डिफेंस डील ऑन जेफरी एप्स्टीन आइलैंड. तो देखिए जेफरी एप्स्टीन का आइलैंड को इतना महत्व क्यों दिया जाता था, क्योंकि वहां पे डीप स्टेट, all the dark deals and all the rogue leaders used to meet up who were corrupt without the information of the outer world. एंड तभी जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स की एक्सपोजे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है. तो मुझे कई बार लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या पता अंडर प्रेशर आके ये चीजें बोल रहे हो कि क्योंकि देखिए मुझे जहां तक आई फोरसी द फ्यूचर, प्रेसिडेंट ट्रम्प की इम्पीचमेंट के 95% चांसेस हैं दैट ही विल बी इम्पीच्ड इन द मिडल ऑफ हिज टर्म और ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट. ठहर जाए समरदूर साहब, इसके अंदर जो उन्होंने टर्म यूज की है टेरेबल ट्रेजेडी, इसको कैसे आप एनालाइज करेंगे? एंडी खान 1 मिनट ठहर जाए. समरदूर आप बात खत्म करें. मैं ये कह रहा था कि 95% मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज अंडर प्रेशर फ्रॉम द डीप स्टेट. उनको थ्रेट दिया जा रहा है. दूसरा, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प बीइंग इम्पीच्ड इफ हिज नेम इज इन द एप्स्टीन फाइल्स क्लाइंट लिस्ट. सीधी सी बात है. उसके बाद जो डैमेज होगा और जो लीडरलेस
वाला जो मतलब देयर विल नॉट बी अ सर्टेन लीडर टू लीड अमेरिका. JD Vance is a vice president. We must understand that he has been a soldier in the US forces, and his mindset and the way he thinks is very patriotic, whereas President Trump is business minded. तो देखें, जज्बाती बंदा आना फिर भी ठीक है, पर अगर बिजनेसमैन आ गया जो कि आया हुआ है ट्रम्प, थिंग्स विल गो फ्रॉम बैड टू वर्स, क्योंकि दुनिया जज्बात पे चलती है और पैसों पे नहीं चलती, ना ही वो प्रैक्टिकलिटी या अपफ्रंटनेस वाला जो एटीट्यूड है कि कोई अपफ्रंट है, उससे भी दुनिया को दिक्कत रहती है. ठीक है, तो I'll try and bring in General Sudhakar ji on this point. General Sudhakar ji, before we move on to other topics, I would like you to present your views, and then I'll go back to Andy bhai and Andy Khan साहब से फिर हम वो बात पूछेंगे फाइल्स वाली, वो कुछ जो कहना चाहते थे. तो आप बड़ी देर से बैठे हैं, 20 मिनट आपने सब्र किया है. नहीं डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे को पैनलिस्ट साहब लोगों को मैं बधाई देता हूँ. एक्चुअली ये सब्जेक्ट ऐसा है, मेरे पास कोई गहरा, जैसे तूर साहब अभी व्याख्या कर रहे थे, इतना कोई गहरा चीज मेरे पास नहीं है. मैं सिर्फ ओपन सोर्स से पढ़ के एक चीज जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज के दिन में ये जो टैरिफ वाला है, आज मुझे समझ में आया कि टैरिफ का 2 अलग अलग क्लॉज है, 1977 और 1974. अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब विद इन उनके पावर, प्रेसिडेंशियल पावर के अंदर रहते, तो ये 15% टैरिफ इम्पोज करके 150 दिन तक लागू करने का उनका काबिलियत या उनका एंटाइटलमेंट है अंडर इमरजेंसी पावर. तो उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर करके या डिसरिगार्ड करके जो दूसरे पावर उन्होंने अपनाए हैं, वो पावर जब तक कांग्रेस अप्रूवल नहीं देता है तब तक उसको नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए फेडरल कोर्ट, जितना मैं ओपन सोर्स से पढ़ा हूँ, 2 फेडरल कोर्ट, शायद एंडी साहब को पता होगा गहराई में, 2 फेडरल कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुके हैं. ये अपील के लिए गए थे, अपील में भी 7-4 के रेशियो में है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये रिजेक्शन हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि अभी वो डिसाइड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए. सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन में जो जजेस की कॉम्पोजिशन है, जितना मेरे को समझ में आया है कि ये फेवरेबल है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के आदमी बैठे हैं वहां पे. इसके बावजूद भी आज के दिन में अमेरिकन लॉ में जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था, जितना मुझे समझ में आया है, ये टैरिफ के मामले में बिल्कुल ये उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायरस मतलब जो लॉ के बरखिलाफ जितना उन्होंने कदम उठाए हैं, ये एक कारण बन सकता है इम्पीचमेंट के लिए. इसके ऊपर एंडी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा बताएंगे. दूसरा चीज, मेरे पास कुछ खबर आया था, शायद ये आपके लिए कॉमन न्यूज हो सकता है, कि डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के लिए ये कहीं अंडर हाइडिंग थे. मुझे लग रहा है तूर साहब शायद उसी को बता रहे थे, उसी सिचुएशन को. 3 दिन उन्होंने ना मीडिया में आए हैं, जबकि मीडिया के बिना ये रह नहीं सकते हैं, या कोई पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने नहीं किया है. तो उससे पब्लिक के बीच में काफी स्पेकुलेशंस राइफ हुआ है. सोशल मीडिया पूरा टोटली इट वेंट हॉट, एंड लोगों ने वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस साहब से इंटरव्यू लिए हैं, इंटरव्यू के दौरान ऐसा सिचुएशन आ गया, इनफैक्ट जेडी वैंस साहब को पता ही नहीं था, उनको खुद को ही नहीं मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप है कहां पे. तो ये मेरे पास खबर आया है, कहां तक सच कहां तक झूठ मैं इसके ऊपर कोरोबोरेट नहीं कर पाऊंगा. वो अपना एंडी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे अगर इसके ऊपर कुछ कर सकते हैं. तीसरा मैं यहीं पे छोड़ना चाहता हूं, लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं. तीसरा चीज ये है कि जियोपॉलिटिक्स आज के दिन में सबको मालूम है, जियोपॉलिटिकल काफी इंटेंस चर्निंग चल रही है. अमेरिकन्स को ये एहसास हो चुका है आज के दिन में, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो हायरार्की में बैठे हैं, उनको ये बिल्कुल ही अंदाज आ गया है कि ये सुपर पावर नहीं, डिक्लाइनिंग पावर है. 1 नंबर 2, ये बाइपोलर स्टेटस नहीं है, मल्टीपोलर स्टेटस को वो एक्सेप्ट करने लगे हैं. नंबर 3, चाइना जैसे एक राइजिंग पावर है, उसको वो कबूल नहीं, उसको वो एसिमुलेट करने लगे हैं, इंटरनलाइज करने लगे हैं. इसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूं.
पहले जो वो हार्ड स्टैंडिंग लेते थे चाइना के खिलाफ, पिछले 2-3 महीने से आप देखेंगे बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन या आर्टिकुलेशन जो हुआ है, या पॉलिसी डिसीजंस जो दिए गए हैं, या टैरिफ का जो रिवीजन किया गया है, ये एक चीज को दर्शाता है कि चाइना के साथ जो फॉरेन रिलेशन है, मच अगेंस्ट तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उनका जो डॉक्ट्रिन है कि चाइना उनका नंबर 1 एनिमी है, वो इतना स्टेट करने के बाद, ये एक बाई पार्टीशन डिसीजन है बाई कांग्रेस एंड सीनेट का, उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वो क्लियरली इंडिकेट करते आ रहे हैं कि चाइना इज बिकमिंग अ मोस्ट फेवर्ड नेशन एज फार एज ट्रेड, टैरिफ एंड अदर रिलेशंस आर कंसर्न्ड, क्योंकि चाइना के पास आज जितने लेवरेजेस हैं उतने लेवरेजेस यूएसए के पास नहीं है। कहीं ना कहीं अमेरिका को झुकना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ अ सुपर पावर, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ बाइपोलर नहीं, मल्टीपोलर में कौन सा आता है तीसरा पोल? तीसरा पोल में रशिया, चाहे वो माने या ना माने, आप देखे होंगे अलास्का मीटिंग से पहले जितना दांत और आंख दिखा के पूरा हार्ड स्टांस के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अलास्का में जाते ही पूरा पिघल गए। और प्यूटिन के भाषा में, मतलब प्यूटिन फिनिश्ड ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन हिज टर्म्स। पीस, व्हाट इज पीस डील? तूर साहब एक मिलिट्री मैन है, नो पीस, पीस इज द एंड स्टेट। एंडी साहब भी एक फौजी है, पीस इज द एंड स्टेट यू आर टॉकिंग ऑफ। द स्टार्ट पॉइंट ऑफ एनी पीस इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन इज द सीज फायर। सबसे पहले सीज फायर किया जाता है, जो जहां पे है फ्रीज ऑल गन्स, नो फायरिंग, नो गोलाबारी, पुल बैक द ट्रूप्स बाय कपल ऑफ किलोमीटर्स। दिस इज द ओनली वे मिलिट्री साइंस टीचर्स अस। जहां पे आप पीस लाना चाहते हैं उसको यही करना, बीच में एक अलाइनमेंट ड्रॉ किया जाता है, चाहे आप उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलो, या आप जो भी जिस नाम से बुलाना चाहते हैं बोलिए। लेकिन इसके बरखिलाफ एक्शन क्या होते जा रहे हैं? यूक्रेन को अभी भी हथियार सप्लाई होते जा रहा है थ्रू यूरोप या यूरोपियन यूनियन। हथियार सप्लाई की कोई बंद नहीं है। तो कहां तक ट्रंप इज कंफ्यूज्ड, his advisors are confused, in my opinion they are unable to take statesman-like decision to bring about an end to the conflict। लड़ाई को बंद करने के लिए चंद एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है विश्व के लेवल पे, तो वो लेना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि इट इज नॉट ओनली डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे अभी तूर साहब और एंडी साहब जिस तरह एक्सप्लेन किए हैं, यह डीप स्टेट का काफी प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए इनकी जो ताकत है कहीं ना कहीं वो कमजोरी दिख रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंडिया का जो पोजीशन है, मेरे विचार में इंडिया इज प्लेइंग इट्स कार्ड्स वेरी डेफ्टली। अच्छा, इंडिया पे आते हैं हम, इंडिया पे आते हैं, इंडिया वो हमारा फाइनल राउंड होगा इंडिया पे, दैट वुड बी आवर फाइनल राउंड। अच्छा जी, एंडी खान साहब, आपके काफी सवालात आपकी तरफ, बहुत सारी चीजें जमा हो गई। देखिए, मैं तूर साहब से ये सवाल पूछ रहा था कि जो उन्होंने इम्पीचमेंट की बात की ना, मगर जो एग्जैक्ट टर्म इस्तेमाल की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने, वो है ट्रेजिक। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द वर्ड ट्रेजिक, ये उसमें फिट नहीं होता, ये इम्पीचमेंट में फिट नहीं होता। देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन, एग्जैक्टली देयर इज समथिंग एल्स। 3 दिन मेजर साहब ने उसकी तरफ, मेजर जनरल साहब ने उसकी तरफ इशारा किया कि 3 दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब मीडिया से गायब रहे, और ये बात सही है। ही कैन नॉट लिव विदाउट इट। हाउ डिड ही इवन ब्रीथ, दैट्स द क्वेश्चन। तो सांस भी कैसे आ गया 3 दिन? अगर कैमरा उसके सामने नहीं है, उसने सांस कैसे ले लिया? अब आगे चलते हैं। मेजर साहब ने जिक्र किया यमन की और सऊदी की वॉर का। नहीं, तो ये 3 दिन अगर गायब रहे, ये अब आपने जो है ना बीच में एक सस्पेंस पैदा कर दिया है। सर, तो ये किडनैप रहे, इनको कोई लेंगे ब्रीफिंग के लिए, वो 3 दिन। बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुछ तस्वीरें निकली थी, ये टारमैक के ऊपर थे, मैरीन 1 बोर्ड करने वाले थे, उस वक्त इनकी तस्वीरें आई थी। उसके ऊपर इनके हाथ के ऊपर ठीक ठाक सूजन थी, राइट हैंड के ऊपर। Yes. So there is a speculation that he is sick. Who is sick? And he might be Donald Trump. Oh.
ही इज सिक, वो बीमार हैं, 79 ईयर्स एज हो गई है, मतलब 80 साल बोनस टाइम चल रहा है यार। यू वांट मी टू गेट इट देयर आफ्टर 65, जो चल रहा होता है ना वो बोनस होता है, बोनस कभी भी खत्म हो सकता है। और ये यूनिवर्सल रूल है, ये कोई स्पेशली जो है ना वो किसी एक कंट्री के ऊपर अप्लाई नहीं होता, पूरी दुनिया पर अप्लाई होता है। अब आगे चलते हैं, आपने जिक्र किया मेजर साहब ने सऊदी और यमन की वॉर का, सर उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी और यमन की जो वॉर हुई थी, इट वाज अबाउट $14 बिलियन ऑयल which Saudi stole from them. That news came out, people rose up against their own government and the civil war started. When जब गवर्नमेंट भाग गई तो उसके बाद वो सऊदी के ऊपर चढ़ गए कि पैसे तो आपने दिए, 20% दिए आपने हमें, सर पैसे वापस करो। ये सारी लड़ाई पैसे की थी। उसके ऊपर भी अगर आपको याद हो तो एक वक्त आया था इस जंग के दौरान जब अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स का इशू खड़ा करके सऊदी अरब को ब्लेम करना शुरू कर दिया था कि यू आर क्रिएटिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस जंग के अंदर। याद आ रहा है आपको? तो अमेरिकन पॉलिसी आगे पीछे होती, यमन को लेके उन्होंने कहा था जी ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो रहा है यमन के अंदर और सऊदी इसके पीछे है। और उसके बाद जो है वो थर्ड सिस्टम उठा लिए गए थे, याद कीजिए, बाइडेन साहब की गवर्नमेंट थी। तो ये पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। अब इसके अंदर जहां तक यूक्रेन का मसला है, देखें यूक्रेन पे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि देयर वाज अ जेनोसाइड गोइंग ऑन स्पेशली इन लुशांक एंड डोनेट्स्क, जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा रहे थे यूक्रेन की तरफ से और लोगों को मारा जा रहा था जो कि रशियन डिसेंडेंट्स हैं, रशियन नजाद जो लोग वहां रशियन बोलने वाले रह रहे थे उनकी ठीक ठाक कुट लग रही थी और रशिया इसके ऊपर शोर मचाता रहा, मगर किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सर इस वक्त अगर एक 1.6 मिलियन यूक्रेनी या गायब है या मर गया है, तो वो जो 3.5 लाख लोग लुशांक में और डोनेट्स्क के अंदर मरे हैं रशियन फोर्सेस के मतलब ये सॉरी यूक्रेनियन फोर्सेस के हाथों, उसको किस खाते में लिखेंगे हम? एक क्राइसिस तो वहां था ना जिसको दुनिया सॉल्व नहीं करना चाहती थी। वेरी गुड पॉइंट। तो जब दुनिया एक क्राइसिस को सॉल्व नहीं करना चाहती तो एक सुपर पावर ने उठ के उस क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश की। इसमें मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि पूरी दुनिया मिलके चढ़ी हुई है रशिया के ऊपर। रशिया बीइंग द लीडर ऑफ सीएसटीओ, अब तक तो उसने सीएसटीओ के आर्टिकल नहीं एक्टिवेट किए सर। अगर पूरी सीएसटीओ चढ़ गई तो क्या यूरोप बचेगा? और मैं आज आपको गारंटी के साथ एक बात कह रहा हूं, आफ्टर मैक्रोन फ्रांस ईयू से निकल जाएगा। भूल जाएं, ये आखिरी मोहरा है जिसने ईयू के अंदर रखा हुआ है। अगर मैक्रोन गया फ्रांस ईयू से बाहर गया। और एक और पार्टी है, मैं उसका भी आपको नाम बता देता हूं, जर्मनी के अंदर कभी गलती से भी एएफडी की हुकूमत आ गई ना तो जर्मनी भी छोड़ जाएगा, उनका कोई ताल्लुक नहीं है ईयू से, बिल्कुल, एंड दे विल बी आउट ऑफ दिस गेम। तो उसके बाद बचता क्या है? छोटे छोटे नक्शे के ऊपर 4-4 इंच के मुल्क। बर्तानिया खुद 6 इंच से बड़ा नहीं है यार। और आर्टिकल 5 गारंटीज मांगते हैं ये बैठ के व्हाइट हाउस के अंदर। और स्पेशली वो क्या नाम है, वो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जिसने ये रिक्वायरमेंट रखी थी कि आर्टिकल 5 में गारंटीज चाहिए हमें। मेलानी क्या उसके पास इतनी बड़ी फौज है कि वो यूक्रेन में भेज के यूक्रेन का पूरा जो वो 180 मिलियन माइल का बॉर्डर उसको जरा कवर कर ले? एक और पॉइंट है सर यूक्रेन का रशिया के साथ। I have one more point to add on, sir. जी, the point is that the peace talks between Russia and Ukraine will break down. I'll tell you why. There is no legal legitimacy of Zelensky signing any peace accord document. उसके पास पावर ही नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। ये सवाल जो है वो इवन के लास्ट प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात कही थी कि इवन
प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये सवाल रखा है कि अगर मैं इसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेता हूं तो आने वाली गवर्नमेंट क्या उस एग्रीमेंट को मानेगी? ये सबसे पहले तो इलेक्शन करवाए। ये बेगैरत आदमी 3 साल से मार्शल लॉ लगा के जबरदस्ती हुकूमत के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है और 1.6 मिलियन बंदा अपना मरवा चुका ही है और उसके बाद कीव के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है। अब तो कैपिटल इज अबाउट टू बी फॉल। वेयर इट इज गोइंग, ये जो 380 मिलियन डॉलर की एक डील हुई है अमेरिका की अभी मिसाइल्स देने की, ये जो उससे पहले मिसाइल्स दिए गए थे उससे ज्यादा खतरनाक मिसाइल्स हैं। मगर उससे 3 दिन पहले न्यूज ये आई कि जी यूक्रेन मिसाइल जब तक इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक पेंटागन उसे ऑथराइज ना करे। द फाइनल रिमोट कंट्रोल बटन अमेरिका में बैठा हुआ है, जब तक वो कोड इशू नहीं होंगे मिसाइल इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ये सिर्फ सौदा बेचने वाली बात है। अगर ये एक भी मिसाइल चल गया ना तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि ये अभी आपने थोड़ी देर पहले नाम दिया था प्रेसिडेंट लुकाशेंको का, उनका भी एक बयान लास्ट वीक ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है कि ओरिशनेक इस्तेमाल करने से प्रेसिडेंट पुतिन ने रोका हुआ है हमें कि ओरिशनेक मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे यूक्रेन के ऊपर। अगर एक मिसाइल चला तो वहां से वो तो फिर यूक्रेन तो मलिया मेट हो जाएगा। मैं सर आपको आज यूक्रेन एक तो फिर मलिया मेट हो जाएगा, यूक्रेन का तो बचेगा ही कख नहीं। मैं आपको ओरिशनेक को ये कहना स्टैटिस्टिक्स दे देता हूँ, थोड़े से स्टैटिस्टिक्स मैं आपको थोड़े से दे दूं। उसके बाद एक फाइनल सवाल जो सुधाकर जी ने किया था उसका मैं जवाब देके मैं खामोश होता हूं। रशिया की कैपेसिटी है 60,000 मिसाइल्स पर ईयर बनाने की। अमेरिका की कैपेसिटी है 12,000 मिसाइल्स पर ईयर बनाने की। जो ये टोटल बनाते हैं ना ऑल प्रोडक्ट्स, सिर्फ 600 पेट्रियट मिसाइल बनाते हैं हम साल में। ये हमारी कैपेसिटी है सर। ये आप दोबारा बताएं, रूस जो है वो 60,000 मिसाइल पर ईयर 60,000 पर ईयर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है जी। 60,000 ऑल टुगेदर जितने मिसाइल हैं उनके, और अमेरिका की कैपेसिटी 12,000 की है। 5,000 सिर्फ 12,000 जी सर। तो ये 5 टाइम्स मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी है रशिया के पास। लड़ सकती है दुनिया उस मुल्क से? नोबडी कैन फाइट देम। और मैं आपको कह रहा हूं ना कि अभी उन्होंने सीएसटीओ के आर्टिकल्स नहीं एक्टिवेट किए। जिस दिन प्रेसिडेंट पुतिन ने सीएसटीओ के आर्टिकल एक्टिवेट किए, सीएसटीओ के जितने मेंबर हैं वो सारे के सारे यूक्रेन के ऊपर चढ़ जाएंगे। यूक्रेन बचेगा? ये सीएसओ का जरा बता दें दर्शकों को कि क्या मतलब है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये सीएसटीओ सर नेटो की ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रशिया ने यूएसएसआर के टूटने के बाद बनाई थी। इसके अंदर वो तमाम ममालिक, बहुत सारे ममालिक जो रशिया से अलग हुए थे, ये उसका हिस्सा हैं। और इनमें से किसी एक के ऊपर भी अटैक बिल्कुल वैसे ही है जैसे नेटो के किसी एक मुल्क के ऊपर अटैक है। जो वो आर्टिकल 5 का बार बार जिक्र किया जाता है नेटो के, दे कैन इन्वोक द सेम थिंग। मगर तो प्रेसिडेंट पुतिन ने बड़ा लिहाज किया। नई वारसा समझ लें इसको। नहीं सर, ये तो काफी पुरानी हो गई है। अब सीएसटीओ आज थोड़ी बनी हुई है, तो 80s की बनी हुई है। जब यूएसएसआर टूटा था जब की बनी हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने आज तक बड़े लिहाज रखे हैं। आर्मीनिया के ऊपर अटैक हुआ था, अजरबैजान आर्मीनिया की जंग हुई थी, उन्होंने जब भी सीएसटीओ को एक्टिवेट नहीं किया था, जबकि आर्मीनिया सीएसटीओ का मेंबर है। अब जो लास्ट क्वेश्चन रह गया कि जी क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ लगा सकते हैं या कोर्ट उनकी फेवर में डिसीजन देगा? सर आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम के अंदर मैंने कहा था 1860 टू 1906 सॉरी 1860 टू 1906 जो चेंजेस किए गए अमेरिका के अंदर, उसके नतीजे में 1913 में अमेरिका एक रिपब्लिक नहीं रहा जब वो सारी चेंजेस इंप्लीमेंट हुई। 1930 के अंदर जो आर्टिकल 1 है उसका जो सेक्शन 8 है उसको रिवाइज किया गया है और उसमें अमेंडमेंट की गई है, जिसके नतीजे में ये प्रेसिडेंट ट्रंप की ही पावर है कि वो टैरिफ लगाएं, टैक्स लगाएं, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाएं, जो मर्जी करें। वो उनकी एग्जेक्टिव पावर के अंडर ही आती है ये। तो वो नोइंग दैट इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप ऑफ केस, जहां वो ये कह रहे हैं कि ही हैव टू कम टू द कांग्रेस टू डू इट, मगर ही रियली डोंट हैव टू गो टू द कांग्रेस टू डू इट। ही कैन डू इट बिकॉज आर्टिकल 1 सेक्शन 8 अलाउज हिम टू डू सो। तो ये डिस्क्रेशनरी पावर है, जिसे उर्दू के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसे सवाबदीदी इख्तियार कहते हैं।
ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का संवादित इख्तियार है, वो जिस पे चाहें जितना चाहें टैरिफ लगा सकते हैं। सिर्फ इसके अंदर एक केस बनता है कि इसके नतीजे में जो महंगाई अमेरिका में बढ़ रही है, क्या अमेरिकन लाइफ को अफोर्ड कर सकते हैं? दैट कुड बी द ग्राउंड्स वेयर कोर्ट कैन गो एंड टेल हिम टू आइदर लोअर द टैरिफ और डिसमिस देम। बट जो इस वक्त फैसला है वो है इसके हिसाब से अक्टूबर 7 के बाद किसी मुल्क के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है, सारे टैरिफ रिमूव हो जाएंगे, और उससे पहले पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपील करके इसके ऊपर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से लेना है। अच्छा, ये एक खबर 29 अगस्त को मिरर अखबार है जो यूके का, उसमें छपी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसको वैस्कुलर कंडीशन है, इसकी टांगों में जो है वो तकलीफ है, क्रोनिक क्वाइट पॉसिबली सर, deficiency। जितना मैकडोनल्ड वो खाते हैं इट्स क्वाइट पॉसिबल। हाँ, आई डोंट वांट टू गो एनी वीनस फर्दर। इनसफिशिएंसी में मुझे किसी ने प्राइवेटली कमेंट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की टांग काटी जा सकती है, यानी कि एम्पुटेट की जा सकती है। You never know, but anyway, that was from a very close friend of mine who messaged me privately. अगर अच्छा, डॉक्टर साहब अब आप जो डोनाल्ड ट्रंप जी साहब जी की कैंपेन चल रही थी उस वक्त की वीडियोस देखें ना, तो वो थोड़ा सा एक टांग से लंगड़ा के चलते हुए आपको नजर आते हैं। हाँ He was having problems walking, so there are issues, there are underlying issues हाँ हाँ which have not been disclosed. हाँ, तो हो सकता है कि इन 3 दिनों में उनकी टांग काटने के हवाले से कोई। नहीं सर, आज सुबह गोल्फ खेल रहे थे, ना करें। अच्छा, गोल्फ खेल रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये समझने की कोशिश करना चाहता हूँ कि एक तो हमने बात की यमन के हवाले से कि जो यमन के प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ और बड़े सीनियर मिलिट्री के लोग इजराइल ड्रोन स्ट्राइक में ये मारे गए हैं, और ईरान, जैसा एंडी साहब बता रहे हैं, ईरान ने भी कहा कि हम साथ देंगे जहां तक मुमकिन होगा, हम हूथी रेबल्स का जो है वो साथ उनकी गवर्नमेंट का देंगे। तो एक तो ये डेफिनेटली ये बात सामने आती है कि इस रीजन में ये जंग फैलने जा रही है। उधर यूक्रेन में जिस तरह ये बता रहे हैं, आज बेलारूस के सदर से मोदी जी भी मिले हैं, शेक हैंड किया है, और प्रेस में उसकी फोटो भी छपी है, सारा कुछ। दूसरी तरफ चाइना का जो के साथ जो कुर्बतें बढ़ रही हैं, नज़दीकियाँ, वो एक दफ़ा फिल्म बनी थी ना, ये नज़दीकियाँ, जिसका गाना था, जिसका वो गाना था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, याद है? हैरान हूं मैं। हाँ, हैरान हूं मैं। हाँ, तो देखिए, वो एक हैरान हिस्ट्री है भी हैं इंडिया हम की, और परेशान भी हैं। एक हिस्ट्री है इंडिया की, जी, और उस हिस्ट्री को वी हैव टू कीप, आई मीन वी हैव टू कीप इट इन कंसिडरेशन। मोर देन 50 इयर्स इंडिया नॉन लाइन मूवमेंट का हिस्सा रहा है, और आज भी है। ये नहीं है कि इंडिया ने नॉन लाइन मूवमेंट को छोड़ दिया, दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ इट। अब ये नॉन लाइन मूवमेंट, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं सारे ही जानते हैं कि ये क्या है। ये एक यूएसएसआर की बनाई हुई तंजीम थी, जिसके अंदर बहुत सारे ममालिक जो इसका हिस्सा बने, और उसी के नतीजे में हम एक बहुतात देखते हैं। देयर ट्रेमेंडसली रशियन वेपन्स, वी सी देम इन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, आल्सो नेवी। इवन के जो कैरियर है, नेवल कैरियर है, वो भी इंडिया ने रशिया से लिया था। तो देयर इज बीन अ रिलेशनशिप नाउ, अंडरस्टैंडिंग दिस के आज के दौर में वो जो आज से 8-10 साल पहले तक, 20 साल पहले, 10 साल पहले तक, 12 साल पहले तक जो एक रशिया और चाइना के बीच में एक फ्यूड चलता रहा, स्पेशली यूएसएसआर जब तक रहा, रशिया यूएसएसआर चाइना की कभी नहीं बनी, क्योंकि कम्युनिज्म की थ्योरीज डिफरेंट थी उनकी, जिसके ऊपर उनकी तकरार रही है। अब वो तकरार खत्म हो चुकी है, दैट इज गॉन। और चाइना और रशिया बहुत कुछ मिल के डेवलप करते हैं, इंक्लूडिंग कि अगर आप देखिए जो चाइना का एक प्लेन था J6, ये एक मिग प्लेन की कॉपी थी एग्जैक्ट, जिसका एवियोनिक्स और इंजन तक जो है वो एक जमाने तक रशिया प्रोवाइड करता रहा चाइना को। अब जाके ये लास्ट ईयर में they came up with those new series of engine which are indigenously developed in China,
उसके बाद वो डिपेंडेंसी खत्म हुई है, वरना अब तक तो वो यूज कर रहे थे F-35 के J-35 के अंदर आके उन्होंने उसको इंजन को चेंज किया, वो चाइनीज मेड इंजन है जो उसके अंदर यूज कर रहे हैं, और सम मॉडल्स के अंदर अभी भी उसके सम ब्लॉक्स के अंदर जो है वो रशियन इंजन लगा हुआ है। तो वो एक ताल्लुक उनका है। अगर आप रशिया के क्लोज हैं तो देन यू विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज टू चाइना, एंड इफ यू आर क्लोज टू चाइना देन यू विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज टू रशिया। तो यहाँ पे समरतूर साहब, इंडिया फिर रूस के नजदीक है, तो फिर हम क्या समझें कि अब वो चीन के भी नजदीक होगा। एक तरफ तो चाइना के बिल्कुल, मगर समरतूर साहब के ऊपर पाबंदी रहेगी, ये रशिया के नजदीक नहीं हो सकते। सर अभी द सीन इज कि देखिए इट्स बीन अ ग्लोबल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ द रीसेंट डेवलपमेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस, एंड the most defining moment is when Modi ji is walking to shake hands with Xi सर Jinping. प्लीज हिंदी, हम इंग्लिश चैनल शुरू कर रहे हैं जनवरी में, उसमें आपको खुली छूट होगी अंग्रेजी में बात करें, लेकिन प्लीज जरा हिंदी। जी जी, मैं सर ये बता रहा हूँ कि जो बहुत ही हिस्टोरिकल जो व्याख्या हुआ है वो ये हुआ है कि मोदी गोइंग टू चाइना फर्स्ट, अग्रीइंग टू गोइंग टू चाइना is itself a very big deal, that a person who does not entertain a person who goes against him or his policies, he has gone only on Russia insisting Modi that you join this summit, and Russia is the main broker between China and India itself to come together, because Russia foresees India as a very big democracy anchor. If you see, China and Russians are still communists. The reason the people in the West see Putin as the successor of the Soviet Union, and Putin himself has mentioned that his ultimate aim is the reunification of Russia and to protect Russia from further disintegration, which the Americans did with Georgia, which they did in '92 with Ukraine. Georgia was recently only, and because of Georgia separating from Russia, it was then that Crimea was first taken over by Russians. That okay, you want to break and disintegrate the bordering countries of Russia, okay, ये लो भाई, क्रेमिया ले लिया, सबसे टैक्टिकल लोकेशन ले ली नेवी की, जहां पे हमारी न्यूक्लियर सबमरीन बेस भी है। और बताओ, आई विल एक्सपोज यूक्रेन। यूक्रेनियंस वर क्रूसिफाइंग रशियन स्पीकिंग लोग जो रूस भाषा बोलते थे, उनको ये क्रॉस पे, जो जीसस वाला जो क्रॉस है, उस पे जिंदा बांध के उनको जला रहे थे, और उनकी वीडियोस भी बनाई यूक्रेन ने, सबसे बड़ी गलती। और उसी वीडियो को प्रमोट करने लग गए कि देखो तुम्हारे रूसी बोलने वाले लोगों को जिंदा जला रहे हैं, रहना है तो यूक्रेन के मुताबिक रहो वरना निकलो यहां से। और डोनियस्क और लुहास्क के लोगों ने गुहार लगाई रशिया को कि भाई हमारी मदद कर लो, हमारे बंदे मारे जा रहे हैं। और इसी दौरान रशिया ने फिर लुहास्क और डोनियस्क में रिबेल्स को हथियार प्रोवाइड किए, बोला कि रशिया नहीं उतरेगा इस लड़ाई में, तुम्हें हथियार दे रहे, तुम लड़ो। और इसी दौरान उन रिबेल्स ने गलती से MH360 या जो भी था इंडोनेशियन एयरलाइन जो सिविल वाला था, उसे उन्होंने मिसाइल से गिराया भी, जो कि अब जाके इंक्वायरी में पता चला है, और इनडायरेक्टली रशिया को ब्लेम किया गया है। जो वहां पे पैसेंजर एयरक्राफ्ट को गिराया था, उसकी वीडियो भी आई थी। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए सर इसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी बेलारूस के साथ। उस दौरान इन्होंने लाइव एमुनिशन, हथियार, सामान, जवान को तैयार किया और बोला कि ये एक्सरसाइज का हिस्सा है, यदि आप पे फायर आता है तो आप फायर का जवाब फायर से ही दोगे, ये एक्सरसाइज का हिस्सा है। और इन्होंने रूस के सारे सोल्जर्स बेलारूस के बॉर्डर से अंदर भेज दिए।
नॉर्दर्न यूक्रेन के बॉर्डर से अंदर भेज दिए और सुमी वाली साइड और दोनियस्क वाली साइड से अंदर भेज दिए एक ही दिन में। और इसमें जो केडिरोव जो चेचेनिया का लीडर है, जिसे रशिया ने ऑटोनॉमी ग्रांट की हुई है, केडिरोव की स्पेशल फोर्सेस ने सुमी और खेरसोन से एंट्री की है। और मैं ये दावे से इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैंने द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेचेनिया से 6 मिनट बात की थी फोन पे, जिस दिन सुमी और खार्किव पे हेवी शेलिंग चल रही थी। तब बच्चों का टेलीग्राम ग्रुप था जिसमें मैं भी हिस्सा था, इन्होंने मुझे फोन नंबर दिया, मैंने बात की और रिक्वेस्ट की जीआर's ग्रिड रेफरेंस देके कि इन हॉस्टल्स में इंडियन स्टूडेंट्स हैं, चाइनीज भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, नाइजीरिया के भी हैं, अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स हैं इन यूनिवर्सिटीज की बिल्डिंग्स में, इनको आप निशाना ना बनाएं। उन्होंने मेरी पहले बात सुनी, हैंगअप किया, उन्होंने 10 मिनट बाद मेरे फोन पे दोबारा कॉल किया कंफर्मेशंस के बाद, और उन्होंने मुझे वादा किया कि वो इन हॉस्टल्स को स्ट्राइक नहीं करेंगे। और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इंडिया का फ्लैग छतों पे लगवा दो, 4 पत्थर या 5 पत्थरों के साथ वो फ्लैग को ढको छतों पे, ताकि हमारे ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजेस को पता हो कि ये बिल्डिंग में इंडियन स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी है। एंड इससे भी बुरी हालत, जब यूएन में मीटिंग थी तो यूक्रेनियन पब्लिक को जब इन्होंने हथियार दे दिए थे, यूक्रेनियन सिविलियंस हथियार समेत नशे की हालत में दारू पीते हुए इन हॉस्टल्स के अंदर घुसे, जिसके अंदर साउथ एशियन स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज थे, और उन्हें थ्रेट किया गया कि अगर मोदी ने यूक्रेन की तरफ से वोट नहीं दी तो वी विल रेप यू, वी विल मर्डर यू टुमारो ऑन द स्ट्रीट्स, वी विल ड्रैग यू फ्रॉम दीज हॉस्टल्स। इतने ज्यादा थ्रेट आ रहे थे, मुझे याद है। एंड सर आई वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द रेस्क्यू ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ गंगा, ठीक है सर। एंड मैं आपको एक और चीज खुलासा करना चाहूंगा, जी जी, that Pakistani students were rescued by the Indian embassy, and these Pakistani students 28 जने थे, मेरे पास उनका नॉमिनल रोल और वर्ड एक्सेल शीट में है, उनके नाम, पासपोर्ट डिटेल्स है। दे वर एडेड इन बांग्लादेश के स्टूडेंट्स की लिस्ट में, आई सी, ठीक है। सो दे केम अंडर द नॉमेनक्लेचर ऑफ बांग्लादेश स्टूडेंट्स, despite we knowing that yes which country they are from, ठीक है, हाँ, but it was, देखें, they were children, so it was a humanitarian crisis and we had to help, of course। तो मैं वही बोल रहा हूँ सर कि things were very extreme। एक ही देश था जिसने मदद लेने से इनकार किया, वो था चाइना। उसने कहा कि भाई, उनके स्टूडेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया कि वी विल नॉट कम विद यू, हमारी ऊपर सरकार से ऑर्डर आए हैं और ना ही हम पे कोई हमला होगा। दे वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, तो दे वर लेफ्ट बाय देमसेल्व्स, रेस्ट आवर बसेस वेंट। जब बसेस वहां पहुंची, वहां पे बच्चों को बोर्ड कराया, 6 किलोमीटर ले जाने की, सिटी से बाहर जा रहे थे, एक फेक एनकाउंटर हुआ जिसपे बसों पे इन्होंने नकली गोलियां चलाई, सभी बसों को वापस भेजा, स्टूडेंट्स को डीबोर्ड कराया, और यूक्रेनियन गवर्नमेंट बसें अपने अंडर ली। और 3 दिन जब तक सीज फायर चल रहा था, 3 दिन तक इन्होंने दबा के यूक्रेनियंस इन बसों में भर भर के भेजे, और वो 3 दिन का सीज फायर फिर 3-4 दिन और एक्सटेंड हुआ, तब जाके स्टूडेंट्स बाहर निकले। तो सर बहुत दिक्कत थी। यूक्रेनियंस वर रियली अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट, दे डिड नॉट कंसिडर रेस्क्यूइंग देयर गेस्ट्स, जिनकी वजह से उनकी इकोनॉमी चल रही थी। इन्होंने इन बच्चों को निग्लेक्ट किया। ट्रेनों में एक बोगी में सिर्फ 10
10 बच्चों को जाने दे रहे थे, बाकी पूरे यूक्रेनियन से भरे हुए थे ये पूरी ट्रेन्स में भी नहीं जाने दिया। बच्चों की कॉल आ रही थी मेरे को, बच्चे रो रहे थे, कई बच्चों ने अपने ग्रुप्स बनाए और पैदल चल पड़े। हाँ हाँ, इंडिया के फ्लैग लेके चल पड़े पाकिस्तानी स्टूडेंट। बिल्कुल सर, पर मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं असलियत दिखा रहा हूं यूक्रेन बिल्कुल की, बिल्कुल। अच्छा, कि इस मुल्क की वैसे ये औकात है यूक्रेनियन समर की। आपने सर बात की यूक्रेनियन इकोनॉमी की, तो पिछले 30 साल के अंदर, 20 साल के अंदर यूक्रेनियन इकोनॉमी में अलावा पॉर्न एंड प्रोस्टिट्यूशन के मुझे कुछ और दिखा दें आप जरा, स्पेशली जब से ये आदमी आके बैठा हुआ है बेगैरत इंसान। हाँ, इट वाज, इस पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी है वाइस की, दैट यूक्रेन एक हब बन गया था फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर गर्ल्स। इस पे डॉक्यूमेंट्री भी आई हुई है, एंड यूक्रेनियन अथॉरिटीज डिड नथिंग अबाउट इट, अच्छा चले, ठीक नथिंग है, अबाउट इट। दिस माइट बी अ सब्जेक्ट फॉर अनदर टाइम। मैं चाहूंगा कि अब हम अपने फाइनल जो है राउंड उसकी तरफ बढ़े। नरेंद्र मोदी साहब इस पूरे सिलसिले में वो कैसे अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, कहीं डबल गेम खेल रहे हैं या क्या कर रहे हैं? एंडी साहब आपसे शुरू करते। डॉक्टर साहब देखें, मैं तो इस चीज़ का शुरू से कायल रहा हूँ कि इंडिया बीइंग पार्ट ऑफ क्वाड वाज अ मिस्टेक। गलती करनी नहीं चाहिए थी। गलती हुई कैसे है? इस अलायंस में कभी नहीं शामिल होना चाहिए था। क्वाड में नोइंग द जाना हिस्ट्री, भारत की गलती थी, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल, दैट्स हाउ आई सी इट। देखिए, आप अपने तजुर्बात से नहीं सीखते, आप औरों के तजुर्बात से सीखते हैं। आपको पाकिस्तान से सीखना चाहिए था, जो उनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा है 70 साल का अमेरिका के साथ, उसमें कितने अप्स एंड डाउन्स हैं। फिर अमेरिका की जो एक पॉलिसी रही है कंट्रोल केओस की विद इन मिडल ईस्ट, जिसके ऊपर एक पेपर मैंने लिखा है अभी, और डॉक्टर साहब मैंने आपको भेजा भी था रात को, शायद आपने देख लिया होगा। उसके अंदर तो बकायदा मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई है कि इस कंट्रोल केओस के अंडर जो है, जैसे ये कंस्ट्रक्टिव केओस और पता नहीं क्या क्या ये इसके उसके अजीब अजीब नाम दिए जाते हैं। कंट्रोल्ड केओस। कंट्रोल केओस, तो अमेरिका की जो डीप स्टेट है वो कंट्रोल केओस की मास्टर है। लास्ट प्रोग्राम में हम जिक्र कर रहे थे कि 5 जंगें हो चुकी, पीस प्रोसेस अब तक कोई नहीं हुआ। ये जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है, ऑलवेज वी सी के अमेरिका जाके पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, और अब फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने वही किया है, और ये इंस्ट्रक्शन उन्हें उनकी डीप स्टेट से आई है कि आपने ये करना है। तो वो जो एक कंट्रोल्ड केओस थ्योरी है कि दुनिया के अंदर केओस रखो, अपनी हेजमनी को बरकरार रखो, जो डॉलर हेजमनी है। अब आप अंदाजा लगाइए यहाँ से, आई एम गेटिंग इनटू समथिंग वेरी सीरियस, कि अब जी शेवरॉन को और एक्सॉन को इजाजत दे दी गई है कि वो जाएं और जाके ऑस्टॉक सी के अंदर तेल निकालें। मतलब अब सोचिए जरा कि शेवरॉन और एक्सॉन जाके तेल निकाल रही है कहाँ पे? ऑस्टॉक सी के अंदर, और वो तेल खरीदने के ऊपर टैरिफ किसके ऊपर लग रहा है? किसके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है? 50% टैरिफ जो लगा है वो 2 मुल्कों के ऊपर लगा हुआ है, जिनमें से एक रशिया, एक इंडिया है और दूसरा ब्राजील है। इससे हाईयर टैरिफ तो किसी और के ऊपर नहीं है दुनिया में, और ये दोनों ब्रिक्स की कंट्रीज हैं। तो वो जो हम पीछे बात कर रहे थे कि वेनेजुएला के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, क्योंकि सर वेनेजुएला में चढ़ाई करने इसलिए जा रहे हैं, वेनेजुएला में तेल निकलता है, वहाँ ऑयल निकल रहा है। अगर ब्राजील में ऑयल निकल रहा होता तो टैरिफ ना लगा होता, उसके ऊपर चढ़ाई कर दी होती, चढ़ दौड़े होते उसके ऊपर। ब्राजील में तेल नहीं निकलता सर। तो ये जो सारी की सारी गेम है, इन द लॉन्गर टर्म इसे हम देखें, अगर अमेरिकन कंपनीज जाके ऑस्टॉक में इन्वॉल्व होती हैं और वहाँ वो तेल निकलता है, तो उसके ऊपर ब्रांड तो अमेरिकन ही है ना। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? क्या अमेरिका को वो उस तेल का 10% जो रॉयल्टी मिलनी है वो चाहिए? उसके पीछे मारा जा रहा है। बहुत पैसा है अमेरिका के पास सर। अभी एक अजीबो गरीब सी एक न्यूज़ है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुई है, और
कोई $150 ट्रिलियन का कोई फंड है अमेरिका का, जो कि अब तक पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं था। ये कुछ 4 दिन पहले ये पब्लिक इंफॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है, और अब इसके ऊपर बात की जा रही है कि अगर ये $150 बिलियन रिलीज कर दिया जाए तो अमेरिका का कर्जा भी कम हो जाएगा, अमेरिका की पब्लिक भी काफी खुशहाल हो जाएगी। $150 ट्रिलियन वी आर टॉकिंग अबाउट, छोटा सा अमाउंट नहीं है सर। मसला ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ जो इन्वॉल्वमेंट की गई है इस वक्त वॉचडॉग सी के अंदर, दैट इज टू सेल दैट ऑयल ऑन डॉलर। ये काउंटर पॉलिसी है टुवर्ड्स द ब्रिक्स करेंसी, जो रशिया से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब मिल रहे हैं, 2 घंटे की मीटिंग में कोई सीज फायर नहीं होता, कोई पीस प्रोसेस नहीं होता 2 घंटे के अंदर। वी नो दैट। ना आप आज मतलब फीडर से दूध कोई नहीं पीता यहाँ पे। वी ऑल नो के रियलिटीज क्या हैं एंड व्हाट नीड टू बी डन, मगर उस तरफ बात जा नहीं रही ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ वो जो एक डॉलर हेजेमनी है उसको बरकरार रखने के लिए अब जो डीप स्टेट है वो हर तरह के हाथ पैर मारेगी। वहां भी मसला वेनेजुएला में तेल का है कि वहां तेल निकल रहा है, उस तेल को वो किसी और करेंसी के ऊपर बेचते हैं, डॉलर के ऊपर नहीं बेचते। हाँ, जो अमेरिका को वो बेचते हैं अंडर द सिडको ब्रांड, वो डॉलर में ही बेचते हैं, मगर वो जो इधर उधर बेच रहे हैं वो डॉलर में नहीं बेच रहे। So they have to regularize that oil on dollar and things will go back to normal as usual, as we have seen in the past. तो ये ब्रिक्स में अपना क्वाड में आप कहते हैं कि जाना गलती थी, ये क्यों आप ये स्टांस लेते हैं? देखें डॉक्टर साहब, क्वाड अगेंस्ट किसके है? क्वाड क्या है? इट्स नॉट, देखें छोड़ दें वो सारी जो बेहुदा किस्म की थ्योरी स्क्वाड के ऊपर दी गई ना कि जमहूरियतों का इत्तेहाद है और डेमोक्रेसीज हैं, और ये सब बकवास बातें हैं। वी नो के क्वाड क्या है। क्वाड एक इत्तेहाद बनाया गया था टू काउंटर चाइना। आपके बराबर में आपसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर पड़ोसी आपका बैठा हुआ है, और उसके अगेंस्ट आपको खड़ा किया जा रहा है। तो अगर क्वाड इतना ही पावरफुल था तो जिस वक्त ये लद्दाख के अंदर इशू हुआ था, जो अब चंद साल पहले की बात है ना, सबको याद है, क्यों नहीं आई अमेरिकन फोर्स? जापानी क्यों नहीं आके खड़े हो गए जो स्क्वाड का हिस्सा थे? बरतानिया से कोई क्यों नहीं आया इस मसले को सॉल्व करवाने के लिए? इंडिया को तनहा क्यों छोड़ा गया? तो डॉक्टर साहब, दैट्स वेयर आई से कि ये गलती थी। आप अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। वो याद होगा आपको मशरकी पाकिस्तान वाला केस, 7वां बैरी बेड़ा आ रहा है, पहुंचा है आज तक? पहुंच गया? तो वो 70 का चला हुआ आज तक नहीं पहुंचा। नहीं, तो अब आप कैसे देख रहे हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, ये भी चलो। मोदी जी इट डजंट मैटर कि इंडिया की गवर्नमेंट में कौन बैठा है, whoever is in charge। आज मोदी जी हैं, कल कोई और होगा। Alliances have to be logical। Alliances have to be logical। देखिए, मैं एक अमेरिका से जहाज लेके और एक चाइना से जहाज लेके आई कैन नॉट इंटीग्रेट देयर सिस्टम्स। मैं चाइना से 2 जहाज लेके उनके सिस्टम्स इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं अमेरिका से 2 जहाज लेके उनके सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर कंपैटिबल। मिक्स एंड मैच नहीं चलता आज के दौर में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न वॉरफेयर। इंडिया is been heavily dependent on the Russian weapons for a long time, and they can only, when it comes to the intercompatibility, Russian will integrate their systems for them। अमेरिकन ने सौदा बेचना है ना सर, वो जाके कहेगा मैं F-35 आपको बेचता हूँ, ले लें। मतलब आपने बाकी सारी फ्लीट जो चाइना के जहाजों की रखी हुई है, एक F-35 आप ले लेते हैं, क्या करेंगे उसका? इट वोंट इवन टॉक टू अदर प्लेन्स, इट वोंट इवन शेयर इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आपको सोर्स कोड चाहिए, वो आपको कभी देते नहीं है। कोई मुल्क आपको सोर्स कोड नहीं देगा, ना फ्रांस देगा, ना रशिया देगा, ना चाइना देगा, ना अमेरिका देगा।
और ये 4 बड़े मैन्युफैक्चरर, बट दे विल कम डू द जॉब फॉर यू। और फिर एक अरसे तक रशिया के साथ अमेरिका की अलायंस, इंडिया की अलायंस रही है। उसके बाद एकदम से उस अलायंस के अंदर अमेरिका को एंटर करना, ये सर सीधी सी बात है, मैं नहीं कहना चाहता, मगर वो फायरवर्क्स को माचिस दिखाने वाली बात है, और वो आपने दिखा दी है। अब आप उसका नतीजा देख रहे हैं। वो आपको ये कह रहे हैं कि जी आप टोटली रशिया से कट ऑफ कीजिए, उनसे तेल लेना तो क्या, उनसे वेपन लेना, सब कुछ लेना बंद कीजिए, हमारे साथ लगिए, फिर हम आपके ऊपर से टैरिफ हटाते हैं। एंड दैट्स व्हाट अमेरिका ऑलवेज वांट, यू हैव टू टेक वन साइड। और पिछले प्रोग्रामों में अगर आपको याद हो, यही सवाल मैंने, ये जो अब सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान के अंदर, मैंने पाकिस्तान पे भी उठाया था कि आप कैसे बैलेंस करेंगे बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। यू कैन नॉट। ये 2 कश्तियों में पैर रखना हमेशा बहुत खतरनाक खेल होता है। देयर इज नो बैलेंस इन इट, क्योंकि वो कश्ती वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी कश्ती को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा। टांग आपकी है सर। चले पूछते हैं जनरल सुधाकर साहब से। जनरल साहब, क्या मोदी जी 2 कश्तियों में सवार हैं या सवार होने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, नॉन अलाइनमेंट, ये इंडिया का फिलॉसफी नहीं है, बल्कि इट इज द सेंट्रल पैराडाइम, सेंट्रल स्पाइन। ये इंडिपेंडेंस से पहले इसको अपनाया गया था, कांग्रेस ने किया था, और ये एक कल्चरल आइडेंटिटी रह गया है। तो जिसका मीनिंग ये है कि नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए जो कंट्री जिसका पॉलिसी हमें पसंद होगा उसको हम अपनाएंगे, मेरे समझ के मुताबिक। इट मे हैव अ डिफरेंट मीनिंग। तो अकॉर्डिंगली इंडिया ने अपनाया है। यस, आई एग्री विथ एनडी साहब जो कह रहे हैं। It's a double-edged kind of a thing. He's very right. You can't have the cake and eat it too. You have to choose between the two. You have to choose one. But if अगर हर चीज इतना साधारण होता, सिंपल सरल होता, तो आज आप और हम सब बैठ के इस विषय में चर्चा नहीं करते। इतना सरल नहीं है। ये इस किस्म की एक माहौल पैदा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, और ये खिंचते गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, जिसमें 2 पार्टीज की जगह ये हो गया था मल्टीपोलर से पॉलीसेंट्रिक, जिसको कहा जाता है पॉलीसेंट्रिक वर्ल्ड। अलग अलग देश अपना सर उठा के देखने लगे। अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर, आज कोई देश के साथ अलायंस है वो चेंज हो जाता है। आज अगर नो वॉर पैक्ट रशिया के साथ साइन किया जर्मनी, 2 दिन के बाद उसको खंडन करके फिर हमला किया जाता है। तो ये इस किस्म की परिस्थिति हुआ था फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जिससे एक पॉइंट बाहर उभर के आता है कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर? कोई कह नहीं सकता है। यहीं पे अगर आपकी इजाजत है, मैं 2-3 पॉइंट्स बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास तो एनडी साहब और तूर साहब, उनके पास काफ़ी एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। आज के दिन में वेनेजुएला में रशिया का जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ओरेंशिक मिसाइल, जिसका स्पीड 11 मैक के बराबर है या उससे ज़्यादा है, ये ऑलरेडी पहुंच चुका है, डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं। ये एक पॉइंट ऑफ सेंसिटिविटी है जो ओपन मीडिया में आपको मिलेगा नहीं, और ये अमेरिकन CIA को मालूम है। दूसरी बात, ये मिसाइल वहां लगाने से, अगर ज्योग्राफी हमें क्लियर है, 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का एक एग्रीमेंट, ABM ट्रीटी हुआ था रशिया और अमेरिका के बीच में। उसमें चंद एक पहलू थे। एक पहलू ये भी था कि इनके जो मिसाइल सिस्टम है अमेरिका का, ये एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अलाइन रहेगा, यानी कि उनका थ्रेट था कहां से? सोवियत यूनियन से। और इसी तरह उसका रिवर्स डायरेक्शन जो है रशिया के साथ था। इस ट्रीटी से अमेरिका आर्बिट्रेली
एंड एब्रप्टली 2002 को विड्रॉ कर लिया। उसका करने का कारण कुछ उन्होंने बताए थे, रशिया ने ये हथियार डेवलप किया है, ये ट्राई कर रहा है, एबीएम ट्रीटी के बरखिलाफ है, नहीं करना चाहिए। इसलिए उसका मेन कारण उन्होंने देखा कि रशिया के पास न्यूक्लियर हथियार तो ज्यादा थे, लेकिन ये जो हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी और जो एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी उसके बढ़ते जा रहा था और काफी एग्रेसिव होते जा रहा था रशिया। तो इसलिए उन्होंने इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने विड्रॉ किया था। मैं क्या एक चीज को हाईलाइट करना चाहता हूं कि आज के दिन में जो कॉन्फ़िगरेशन है बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कॉन्फ़िगरेशन, ये दीज आर ऑल ओरिएंटेड या पॉइंटिंग टुवर्ड्स द अर्स्टवाइल यूएसएसआर। तो उनका जो सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पोर्शन, मतलब मेक्सिको की तरफ जो एरिया है या मेक्सिको जो सी है, गल्फ ऑफ मेक्सिको, अभी नाम उन्होंने चेंज किया है, गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया उसको। तो उस तरफ जो है कोई भी मिसाइल अटैक आता है एंड पर्टिकुलरली अगर हाइपरसोनिक है, ये एक अमेरिका को वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का सिचुएशन पैदा करता है। इसलिए अमेरिका का सिक्योरिटी इंपेरेटिव्स काफी डायनामिक है और बहुत खतरनाक है। इसके साथ चाइना, जिसे तूर साहब कह रहे थे, चाइना के भी हथियार हैं। मेरे विचार के मुताबिक जो छोटे मोटे डॉट्स में ज्वाइन किया हो, चाइना हर हालत में कोशिश करेगा कि साउथ चाइना सी से दूर लड़ाई करा के रखे और अमेरिका का अटेंशन दूर कहीं पे उसको डाइवर्ट करके रखे। और साथ ही आप देखिए पिछले 4-5 महीने, 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का जो प्रभाव है चाइना के प्रति, ये काफी बदलते हुए देख रहा है। आप 2-3 चीजें मैं बताता हूं। अभी तक पिछले 2 साल के अंदर 8 से 10 वॉर गेम हो चुके हैं। फौज का जो उनके जो सारे कमांड के वॉर गेम होते हैं, वॉर गेम में एक चीज उभर के आया है कि वो अमेरिकन फोर्सेस चाइना से हारते जा रहे हैं, ऑल 8 ऑफ देम। क्यों हार रहे हैं, इसका गहराई में मेरे पास नॉलेज नहीं है, हो सकता है एंडी साहब के पास हो, तूर साहब के पास हो। लेकिन एक चीज, उनका जो डिफेंस सेक्रेटरी 12 अप्रैल को जो अनाउंस किए हैं, पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया है कि चाइना के पास ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को 20 मिनट में, यूएसए का 11 एयरक्राफ्ट कैरियर को 20 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने का काबिलियत है तो रह क्या गया फिर अमेरिका के पास? ब्लू वाटर नेवी का काबिलियत एयरक्राफ्ट कैरियर सकता है। दूसरा पॉइंट मैं यहीं पे हाईलाइट करना चाहता हूं, ताइवान का, उनका टीआरए, ताइवान रिलेशन एक्ट 1979 को शायद साइन हुआ था, 76-79। उसके मुताबिक वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का स्टेटस उन्होंने मेंटेन किया है, लेकिन एक कैविएट उन्होंने डाला है कि ताइवान को अगर रीयूनिफाई करेंगे जोर जबरदस्ती तो वो मंजूर नहीं है। मजबूरन यूएसए हैज टू गो इन। ये नहीं लिखा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ जाएंगे, दे विल डू एवरीथिंग टू डिफेंड ताइवान। लेकिन ये पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में ये इंडिकेट करते जा रहे हैं। बाइडेन तो 3-4 बार बोल दिया था हम बूट्स ऑन ग्राउंड, चाहे उसका समझ में आए ना आए, लेकिन बोल दिया था उसने कि ताइवान को हम विल सपोर्ट ताइवान टू द हिल्ट। ये डेमोक्रेट्स का एक पॉलिसी है, लेकिन रिपब्लिकन का इस किस्म की जो एक बदलाव आया है, ये भी मैं सुन के हैरान हो रहा हूं। तो उनके प्रेसिडेंट, ताइवान के प्रेसिडेंट जुलाई के महीने में न्यूयॉर्क में स्टेजिंग पॉइंट हॉल्ट करना था, उसके बाद वो कैरिबियन स्टेट्स में जा रहे थे, उनका ट्रिप को कैंसिल किया गया डोनाल्ड ट्रंप के बोलने पर। सो इसी तरह 10-12 और पॉइंट्स हैं, लेकिन डॉट्स का अगर ज्वाइन करेंगे आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक समझौता हुआ है चाइना के साथ। और समझौता क्या है, 4-5 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। चाइना अभी तक सब पूरा ओपन मीडिया कह रहा है कि 2027 1 अगस्त 2027 का पीएलए का सेंटेनरी होता है, वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब तक किसी भी हालत में साम दाम दंड भेद करके ताइवान को, चाहे पीसफुल हो या काइनेटिक मींस हो, इसको किसी भी हालत में वो रियूनाइट करेंगे। काफी खबर मेरे पास है जो ये कह रहा है अगर दिसंबर 2025 तक नहीं करते हैं तो उसके आगे ये असंभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ताइवान स्ट्रेट एक ऐसा वाटर बॉडी है, उसका एम्फीबियस ऑपरेशन करके सक्सेसफुली अगर जाना है,
ये सिर्फ एयरबर्न ऑपरेशन नहीं, इसका आपको एम्फीबियस ऑपरेशन करना पड़ेगा। एयरबर्न ऑपरेशन जो आप पैराशूट से ड्रॉप करेंगे उनका लिंकअप करना पड़ेगा, उनका ग्राउंड बैटल सक्सेसफुल करना पड़ेगा। ये सारे चीजें करने के लिए आपके पास फ्री मतलब स्मूथ कॉरिडोर होना जरूरी है। नॉर्मंडी ऑपरेशन में 5 कॉरिडोर बने थे। 1944 को जून के महीने में हमला हुआ, लेकिन 1941 या 42 से उनका तैयारी शुरू हो गया था। मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, कमांड एंड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कॉम्पोजिशन, ग्रुपिंग और रिहर्सल होना शुरू हो गया था। आज के दिन में डॉक्टर साहब, ना आपको पता है, शायद एनडी साहब और तूर साहब को भी नहीं पता होगा, चाइना ने काफी रिहर्सल कर चुका है। सो मच हो, उसका जो लैंडिंग क्राफ्ट है जो स्ट्रेट को पार करके करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे पानी के अंदर ही वो अपने आप को डॉक करता है और उससे ट्रूप्स और हथियार और गाड़ी जो है नीचे उतरते हैं। पानी के बीच में से वेट करते हुए वो जाते हैं लैंडिंग साइट के। तब तक जो इन्फेंट्री वाले ब्रिजहेड ऑपरेशन करके लिंक अप कर लेते हैं पैराट्रूपर के साथ। 7 लेयर का डिफेंसेस है ताइवान का, और उसका जो ताइवान कितना बड़ा है, 400 किलोमीटर बाय 140 किलोमीटर। ईस्टर्न फ्लैंक की तरफ गॉर्जेस है, डीप गॉर्जेस, उस तरफ से हमला नहीं हो सकता है, सिर्फ वेस्टर्न फ्लैंक से हो सकता है। 3 जगह है जहां से ब्रिजहेड बन सकते हैं। ब्रिजहेड का साइज है 50 किलोमीटर बाय 34 किलोमीटर, इस तरफ 3 जगह बनते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बेहतरीन जगह है साउथ और साउथ वेस्टर्न स्पर की तरफ। उधर पानी की गहराई ज्यादा होने के नाते एम्फीबियस ऑपरेशन होना बहुत नामुमकिन है, तो इसलिए वो वेस्टर्न फ्लैंक से करना चाह रहे हैं। और सबसे मजेदार चीज है, मैं आपके फोरम में शेयर करना चाहता हूं, उसका नाम, एक्चुअल नाम मैं भूल गया हूं। चाइना ने ऐसा लैंडिंग शिप से लेके जहां तक कैप्चर, जहां पे लड़ाई हो रहा है, जहां पे जमीन तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसका कुछ नाम दे रखे हैं, वो डेक के साथ, जैसे AMS 50 ब्रिज होता है ना दूर, वो उसका जो डंडे होते हैं यार, टांग होते हैं, इसी तरह एक का लेंथ है 1.5 किलोमीटर, इतना लंबाई का डेक है मतलब। और एक जगह है चाइना के अंदर जहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल ताइवान को क्रिएट किए हैं और वहां पे एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। ये किसी को दुनिया में किसी को पता नहीं है। तो ये जो चीज हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा है, आई एम सस्पिशियस, हो सकता है कि ना हो, कि ये चाइना और USA के बीच में कुछ खेल खेल रहे हैं ये लोग, इसलिए आके वो पाकिस्तान का मुनीर साहब को गोद में ले लिया उन्होंने। प्लस कुछ गेम चल रहा है पाकिस्तान को एम्बिग्यूटी स्टेटस में रखने के लिए। नहीं तो इतना आसान नहीं है खुलेआम आके बोल दे कि बलूचिस्तान में मिनरल, अरे मिनरल उधर था, चाइना कोई उसको पागल कुत्ता काटा है कि अभी तक वो मिनरल के पीछे नहीं पड़ेगा। पर 97% डोमिनेंस है। तेल बोल रहा है, तेल, अगर तेल इतना था तो क्या चाइना विल इग्नोर देम? तो कुछ ना कुछ ड्रामा चल रहा है विच इज नॉट कमिंग आउट इन द ओपन। देयर इज सम अंडरस्टैंडिंग। चाइना ने सीधा साधा बोल दिया है कि डोंट फिंगर मी, अगर आप मेरे को फिंगरिंग करोगे तो मैं आपका जीना हैरान कर दूंगा। सो देयर इज अ सेफ प्लेइंग फील्ड बीइंग क्रिएटेड between America and China. Both the stakeholders have come to a conclusion कि don't come even near Taiwan until we reunify, चाहे पीसफुली हो या नॉन पीसफुली हो। इसी तरह रशिया के साथ भी एक बातचीत चल रही है, या हो गई होगी। ये जो है ना वो स्टीव विटको, जो उनका इंटरलोक्यूटर बार बार घूम के आ गए, इनका बातचीत में मुझे ये लगने लगा है कि ये लड़ाई, they are dumping Zelensky. Zelensky is being dumped. नंबर 2, उसका लेजिटिमेसी, जैसे आप तूर साहब और एनडी साहब कह रहे हैं, है ही नहीं। नंबर 3, इलेक्शन ना कराने का कारण है, अगर इलेक्शन हो जाएगा ये बेचारा फंस जाएगा, इसके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं जेलेंस्की। तो ये सारे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। ऐसा हालत में पीस करना या सीज फायर करना बहुत मुश्किल है। तो यहीं पे मैं आ जाता हूं कि 4 पोल आज के दिन में विश्व में 4 पोल खड़े हैं। एक है डिक्लाइनिंग पावर USA, दूसरा है जो रशिया, अनकंटेस्टेड सुपर पावर जिसका पूरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस इसके ट्रूप्स के पास है। ये वही रशिया है जो सोवियत यूनियन का नाम लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में
कोई गुना ज्यादा, उसका इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कोई गुना ज्यादा होता था, उससे 5 गुना ज्यादा आज के दिन में प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एंडी साहब ने बोला। मिसाइल अगर ये 12,000 प्रोड्यूस करते हैं एक साल में, वो 60,000 प्रोड्यूस कर रहा है। मेरे पास रिकॉर्ड है, वो 60,000 से ज्यादा है। आर्टिलरी शेल्स एक दिन में उनका कितना 2 लाख के करीब करीब शेल, जब इंटेंस लड़ाई का रेट होता है। ये 6 million a year, sir. 6 million a year. Artillery shells, you are talking about 6 million a year, their production capacity. इनका कैपेसिटी बढ़ गया है। सो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक किस्म का अभी रीग्रुपिंग, रीअलाइनमेंट हो रहा है। सो एक अमेरिका है, दूसरा है चाइना, तीसरा ये हो गया रशिया, चौथा जो है, मेरे आपका सवाल को मद्देनजर रखते हुए मेरा दिल कह रहा है कि आज के दिन में विश्व में कोई चीज की कमी है, वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, मीनिंगफुल सब्सटेंटिव अप्रोच के साथ, ऑप्शन के साथ कोई देश, हाँ इतना हमारे पास वेल्थ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर काबिलियत है। देयर इज अ इंटरनल रिस्पेक्ट टू व्हाट हिंदुस्तान इज सेइंग, एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नरेंद्र मोदी जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए। वो देख रहे हैं कि चाइना का मदद बिना लेते हुए, डू यू नो एंटायर वर्ल्ड, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व का डिपेंडेंसी ऑन चाइना इज मोर देन 75%। एक्सेप्टिव पिन से लेके आप मिनरल जिससे आप बनाते हो, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हाइपोसोनिक मिसाइल, इंफ्रारेड आपका फ्लेयर्स, आप न्यूक्लियर रिएक्टर, जो भी है, एंटीमोनी, गैलियम, जर्मेनियम, ये 3 आपके पास जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के मिनरल्स हैं आज के दिन में सिर्फ चाइना के पास है। उसका अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये तीनों स्ट्रीम के जो रेयर अर्थ एलिमेंट, उसका सर्वेइंग कैपेबिलिटी, उसके बाद माइनिंग कैपेबिलिटी, उसके बाद एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी, उसके बाद रिफाइनिंग कैपेबिलिटी एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, ये जो 4-5 की जो स्टेजेस हैं, इसके 2 किस्म की रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, हार्ड क्वालिटी एंड सॉफ्ट क्वालिटी। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ सॉफ्ट क्वालिटी का है, लेकिन हार्ड क्वालिटी का आज के दिन में सिर्फ चाइना के पास है। वाई हार्ड क्वालिटी और हार्ड वेराइटी इज इंपॉर्टेंट? ये हार्ड वेराइटी वो मिनरल या उस टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके बिना आपके वर्जिन क्लास सबमरीन बन नहीं सकता है, आपका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बन नहीं पाएगा, आपके इंफ्रारेड या 6G कॉन्सेप्ट, 6G बन नहीं सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हो, ऑटोनोमस सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता है, ब्लॉकचेन नहीं हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो पाएगा। तो ये इतना उसका कमांड कंट्रोल ये सारे चीजों के ऊपर है, इसलिए लेवरेज है, जब चाहता है उधर, उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग स्टेज वाज कॉल्ड है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ मिनरल्स, आजकल स्टेज बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये पूंछ मोड़ने का काबिलियत चाइना के हाथ में है, जब चाहता है वो मोड़ देता है। चाहे आप कितना हाई एंड टेक्नोलॉजी आप उधर से, क्या नेदरलैंड से बंद करिए, क्या वो उधर डिजाइनिंग कैपेबिलिटी है उनके पास, लेकिन चाइना के पास आज के दिन में वो काबिलियत है जो 10 साल पहले नहीं था। तो इसी के साथ मैं ये कह रहा हूं, लास्ट लाइन इज कि इंडिया इज कैलिब्रेटिंग इट्स स्ट्रेटेजी, देयर इज नो हार्म, आई स्ट्रांगली फील इट मस्ट। नंबर 2, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी। नंबर 3, वी मस्ट रिजॉल्व द बॉर्डर इशू विद चाइना परमानेंटली। लोग कहते हैं चाइना कभी नहीं करेगा, वो करे या ना करे, हम अपने तरफ से वी मस्ट स्पेसिफाई आवर टर्म्स, वी मस्ट डिमांड। नंबर 4, पाकिस्तान अगर फिर से ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म करता है, जैसे पहलगाम जैसे, मजबूरन हम भी चाहते हैं हम अपने पड़ोस के साथ मिलजुल के रहे, हंसी खुशी से रहे। हम चाहते हैं एक प्रॉस्परिंग पाकिस्तान आगे की तरफ, प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ एडवांस करे। लेकिन अगर वो इस किस्म के कदम आगे उठाते हैं, भारत को, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा बट टू टेक सम रिकोर्स, सम एक्शन लाइक ऑपरेशन सिंदूर। ये क्लैरिटी के साथ चाइना को अगर नहीं बोला है, मैं यही रेकमेंड करूंगा सरकार को, आप बोल दीजिए वंस एंड फॉर ऑल। और साथ ही ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट, बोलते हैं ना, द पोजीशन ऑफ एडवांटेज आप नेगोशिएट करिए कि हमें वो टनल का जो बोरिंग क्या मशीन है, 1.5 साल से आपका शिपिंग यार्ड में पड़ा है शंघाई में, आप छोड़ नहीं रहे हो, वो आना चाहिए। नंबर 2, फर्टिलाइजर आप पिछले 3 महीने से बंद कर रखे, वो आना चाहिए। नंबर 3,
फर्टिलाइजर, टनल बोरिंग और क्या था यार, एक तीसरा चीज है, 3 चीजें हैं जो ऑलरेडी उन्होंने वो सैंक्शन था वो ऑलरेडी लिफ्ट कर चुके हैं। और साथ ही फॉक्सकॉन इंडस्ट्री में मैग्नेटिक कंपोनेंट, मैग्नेटिक रेयर अर्थ मैग्नेट जिसके बिना आप Yes. ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना सकते, वो तीनों का सैंक्शन उन्होंने लिफ्ट जो इम्पोज किया था लिफ्ट वो कर दिया उन्होंने। एक चीज फॉक्सकॉन इंडस्ट्री में हमारे 300 उनके 300 इंजीनियर आए थे, बाद में पता चला ये चाइनीज इंजीनियर्स हैं, ताइवान का नाम लेके यहाँ आए थे, बिना कोई रिटन इंस्ट्रक्शन, कोई ईमेल नहीं है, मुंह जवाने हुक्म मिला, फटाफट बिस्तर पकड़ के वो चल दिए वापस। आइडिया क्या, i17 का जो आईफोन है उसका असेंबलिंग का सारे ये एक्सपर्ट्स हैं, जैसे वो कर जाते हैं, क्योंकि ये यूएसए और चाइना और फोर्सेस इनमिकल टू इंडिया, उन्होंने ये एक डिसीजन लिया है कि अगर 4.19 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन अगर हिंदुस्तान को आगे दे देते हैं तो आप उसको रोक नहीं सकते। 5 ट्रिलियन के बाद ये डबल डाउन करेगा अपना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी विल बी फास्टर, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया फॉर अदर्स टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम ग्रोइंग। तो ये एक स्टेज है, यहाँ पे अम्बुश करके बैठे हैं ये सारे ग्रोइंग पास। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स समरतूर साहब और फिर एंडी खान। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, 1.5 घंटे का प्रोग्राम हो गया है ऑलरेडी। Sir, concluding remarks is basically कंक्लूडिंग रिमार्क्स में टाइम की कोई कैद नहीं है। Sir, the Orsnik missile is going to be an eye opener, and American strength will be determined in the conflict between Venezuela and USA. This can be a show of strength by the US to the world by attacking Venezuela and taking over the country and getting a leadership change. Second, everybody is talking about China's invasion to Taiwan, but nobody has mentioned Taiwan's militarization by US by every day. Every day, there are weapon systems moving in. There are US instructors landing and training the Taiwanese army, Taiwanese special forces, Taiwanese civilians. So, at a very extensive rate, there are reports that foreign fighters are also landing in Taiwan right now, which we call the private mercenaries, have already started coming in Taiwan and preparing to fight against the Chinese. So you can imagine the preparation which is going into it. And I am very sure that China's first offensive is going to be by the air. They're going to bomb the hell out of Taiwan. During the bombing, I certainly do not hope or expect the Americans to sit idle on the side like what they did with Ukraine and watch things unfold. So, and if this is going to be a direct confrontation between China and America, and I am giving you in writing, sir, Philippines will be the first nation to fire its missiles on the Chinese vessels, and followed by Singapore in the Malacca Strait, and Japan, and all other nations which are, जैसे कहते हैं ना, वो पिराना देखा है सर, पिराना एक मच्छी होती है, आप उसके तालाब में एक मुर्गा 15 सेकंड के लिए निकाल के डाल के वापस निकालोगे ना, सिर्फ हड्डियां दिखेंगी। तो चाइना की अभी ये हालत हुई है। एंड आई थिंक दिस समिट which has been called, and the reason why Russia is wanting India to maintain a neutral stance is that, you see, India पे बहुत कुछ depend है सर। If India goes against the Chinese, then I think that is the only solution for a border settlement. That we go against the Chinese and we stand our ground, and that is the border. So be it. And simultaneously, this will only happen when China goes to war with Taiwan. That is the time when Tibet will attack
the forces in China. ठीक है। Mongolian armed forces has extensively done joint exercises with India. They will coordinate with us. I mean, there are a lot many things. I ठीक है, do not want to go into ठीक है। details. I might get in trouble. But मैं इतना कह रहा हूँ सर, इसका तो फिर एक साफ मतलब जो नजर आ रहा है वो ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे या इवन उनके जो डोमेस्टिक पॉलिसी है या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, मिलिट्री पॉलिसी, उसमें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहीं पे भी नहीं है। सर देखे प्रैक्टिकल नहीं है। मतलब ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ नहीं ਫਾਰਗ नहीं ਹਾਂ। नहीं नहीं Because ਤੇ it ਹੋਰ is- ਕੀ, ਅਸੀਂ सर ਫਾਰग ਹਾਂ। देखो, हाँ। at the present moment I'll tell you sir, नहीं, I'll अगर tell you आपने when वो will बॉर्डर डिस्प्यूट हल करना है तो फिर थर्ड गिलगित वर्ल्ड वॉर बल्तिस्तान कैसे के साथ शुरू हल होगा। करेंगे ना, मैं वो देंगे आपको तो वो बता हल रहा हूँ, होगा ना। ऐसा मैं तो नहीं आपको होगा कि वो बता रहा कहेंगे हूँ, कि जी अच्छा ठीक है, ये जो बॉर्डर गलवान वगैरह का ये बॉर्डर डिस्प्यूट हम कर लेते हैं, बड़ी ये लो जीते ना, तो वो कहेंगे कि ठीक है, फिर ये गिलगित बल्तिस्तान जो सी पैक जा रहा है सारा थ्रू बलूचिस्तान, इसीलिए पीओजे पर इतनी खामोशी है इंडिया में। मैं बताना चाह रहा हूँ, the समर। beginning of all pending issues will begin with China trying to take over Taiwan. That is where all the countries on the indication of Quad, क्योंकि 3 महीने पहले ट्रंप ने पूछा है ऑस्ट्रेलिया को कि भैया अगर हम युद्ध पे जाते हैं तो भाई साहब आप क्या करने के मूड में हो, आपका क्या मूड है, आप आओगे नहीं आओगे, आप न्यूट्रल रहोगे। ऑस्ट्रेलिया साहब बताइए, वर्ल्ड वॉर 2 में भी आप रिलैक्स कर रहे थे, अब भी रिलैक्स कर रहे हो, तो आप बताइए कुछ मूड है आपका। तो ट्रंप इज ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸ ਹੀ ਕਰੀਏ। तो ऑस्ट्रेलिया हाँ, से मैं पूछ कह रहा देता था, सारे पीछे, मैं पीछे सबको कह देता हूँ भाई रिलैक्स करो, आप ना 3 में हो ना 13 में हो। जी जनरल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, ये समर साहब जो कह रहे थे उसी को मैं रीइंफोर्स करना चाह रहा हूँ। इनका CIA का चीफ का नाम क्या है यार? बर्न, BORN, जूल्स बर्न ऐसा कुछ नाम है। 2023 को इन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग या कहीं पे उन्होंने एक बयान दिया है, राइटिंग में काफी सारे आर्टिकल्स निकले हैं इसके ऊपर। उन्होंने कहा है बहुत गहरा एक फौजी सिखलाई, मिलिट्री साइंस में सिखलाई, सिनेरियो बिल्डिंग कराते हैं, नेट असेसमेंट एंड सिनेरियो बिल्डिंग। उन्होंने सिनेरियो बिल्डिंग को पूरा अच्छी तरह गौर करके स्क्रूटिनाइज करके उन्होंने बताया है कि 2027 अप्रैल और अगस्त कोई है ड्यूरेशन दिया है उसमें, इसके दौरान अमेरिका और चाइना के बीच में लड़ाई होगी ताइवान के ऊपर। ये एक चीज बताया उन्होंने। So I thought I'll just share that with you. There are many other issues. ये समर एंडी खान साहब, ये समर knows everything. एंडी खान साहब, ये जो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते रहे हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, ये तो फिर वेलियां दे खांदे रहे ने। ये तो फिर मतलब है कि ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ। देखिए मेजर जनरल साहब बात कर रहे थे। Andy साहब, if you don't mind, should I disclose something since most of the classified things have been out? मैं अभी बता दूं, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ मुझे नहीं पता है। मेरे से बेहतर मेजर तूर साहब को मालूम होगा, because it seems he's gone into the lot of depth. प्लान के अनुसार आप इतना डिजेक्टेड मत होइए। आप डॉक्टर साहब, आप बहुत एकदम मैं आपको लग रहा हूँ डिजेक्टेड। नहीं, क्लैरिटी चाहिए, वेयर डू वी स्टैंड। मैं बता रहा हूँ ना चाहिए कि असली कितने खड़े हैं, यू नो। मैं बताता हूँ। I don't like to be in an ambiguous situation जहाँ मुझे ये पता ना हो कि what's going on। तो मैं तो I'm happy। प्लान के मुताबिक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस लिया जाएगा। कैसे होगा? जो मीन्स एंड मेथड जो है ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। होता है कि कोवर्ट ऑपरेशन हो या और कुछ हो, लेकिन ये किसी भी हाल ये सरकार का नहीं है, भारत का विचार है। देखें जी, ये गलियां जो है ना इसकी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की, और ये जो गलियां थी इंटरनेशनल रिलेशंस की, उस हवाले से मैं आपको एक छोटे से गाने के 2 शेर सुनाता हूँ, गा के सुनाता हूँ। वो है कि
दिल का लगाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। यानी ये UNHRC और इंडियन एम्बेसीज और ये फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया। तो अब एंडी साहब जी। देखिए, मेजर जनरल साहब बात कर रहे थे एक मिजल ट्रीटी की जो रशिया और अमेरिका के बीच में थी। जी 2002 के अंदर इसके हालात ख़राब होने शुरू हुए। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है ना मेजर जनरल साहब, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू नो दिस हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ जो लोग देखने के लिए बैठे होते हैं वो सीखने के लिए बैठे होते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब। जिस दौर में ये ट्रीटी सस्पेंड हुई, और ये सस्पेंड भी ऐसे हुई कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसके ऊपर साइन करने से टोटली इनकार कर दिया कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, आई वॉन्ट साइन ऑफ ऑन इट। एंड ऑल्सो ही डिप्लॉयड द जामर्स। उन्होंने जामर्स डिप्लॉय किए कि आप एक भी मिसाइल मुझे जरा यहाँ से उड़ा के दिखाइए, ये जो आपने लगाए हुए है ना मिसाइल डिफेंस शील्ड जो आपने यूरोप के अगेंस्ट लगाई हुई, एक भी मिसाइल जरा मुझे उड़ा के दिखाइए। इसके बाद एक और काम हुआ था, और मैं इसका विटनेस इसलिए हूं कि मैंने उस एड्रेस को सुना है। रशियन रेडियो के ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन ने एक एड्रेस किया था जिसके अंदर उन्होंने अपनी आर्मी को मुखातिब करते हुए ये कहा था कि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करो। कितने अल्फाज थे उनके उसके अंदर उस एड्रेस में, एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दो। और ये हो रहा है 2007 में। वेयर आर वी नाउ? 2025। हाउ मेनी इयर्स बीन इन बिटवीन? 18 years gone। तो हर चीज़ का एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है जिसने होना है, और उसकी तैयारी, वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला था ना वो कर्नल डगलस मैकग्रेगर का, कि वॉर्स हैव बीन डिसाइडेड अ डेकेड बिफोर दे हैव बीन फॉट। बहुत खूबसूरत जुमला है। तो ये तो है सर। दूसरी चीज़, चाइना का इस वक्त दुनिया के अंदर जितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इसके 50% जो रिजर्व्स हैं, they have the rights to it, and that's why they made African Union. That's why they are sitting on the Horn of Africa. और 70% राइट्स हैं उनके इसकी प्योरिफिकेशन के ऊपर, एक्सट्रैक्शन के ऊपर, और एक्सट्रैक्शन पे जो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए दुनिया मजबूर है चाइना के आगे घुटने टेकने के ऊपर। जहां तक हम बात कर रहे हैं ताइवान की, ताइवान विल बी अ साइलेंट टेक ओवर मेरी जान। आई एम सो श्योर ऑफ इट। कोई आवाज भी नहीं उठेगी। चाइना से जहाज उड़ेंगे, बम्बार्डमेंट भी नहीं होगा, ये भी बता दूं मैं। एक तरफ से उनके जहाज उड़ेंगे और दूसरी तरफ से उनके जहाज सेल करेंगे, और वो ऑन फुट टेक ओवर करेंगे विदाउट इवन फायरिंग अ बुलेट। दैट्स हाउ इज गोइंग टू हैपन। कोई चू चरा नहीं करेगा पूरी दुनिया के अंदर, सब खामोश बैठ के तमाशा देखेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। जहां तक आपने डॉक्टर साहब यूएन की बात की, एक गाना मुझे भी याद आ गया। शर्त है, शर्त ये गा के सुनाएंगे ऐसे हाँ, शेर मैं की तरह गा के सुना दूंगा आपको। अच्छा, इस वक्त वी आर इन ईयर 2025, 2025 चल रहा है। 2030 उसके बाद यूएनओ के हॉल्स के अंदर सिर्फ एक ही गाना बजा करेगा, और वो सब सुनेंगे कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। सही बात। यूएन दुनिया की मेरी नजर में गैर फाल तरीन, टोटली इररेलेवेंट तंजीम है जिसने आज तक कुछ अकम्प्लिश नहीं किया। दे हैव अकम्प्लिश्ड नथिंग। दुनिया का कोई भी पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किसी एक को भी रिजॉल्व करवाने में नाकाम रहे, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का कोई मुस्तकबिल नहीं हुआ करता। अब वो मेजर जनरल साहब रेफर कर रहे थे कि जो ताइवान के ऊपर पॉलिसी है, तो सर 1950s के अंदर इसी यूएनओ के अंदर
एक मुल्क का नाम चेंज किया गया रिपब्लिक ऑफ चाइना से ताइवान, और एक मुल्क का चाइना से नाम चेंज करके रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया और उसको परमानेंट मेंबर बना के वीटो का राइट दे दिया गया। ये किसने किया? यूएन में कम्युनिस्ट कंट्री। वन, हाँ, अब वन चाइना पॉलिसी के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया उनके साथ। ये भी अमेरिका के कारनामा है। तो जब आप 1950 से वन चाइना पॉलिसी को लेके चल रहे हैं एंड यू हैव एक्सेप्टेड इट, तो आज आप ताइवान के ऊपर आवाज कैसे उठाते हैं? डॉक्टर साहब, ये सारी जो अब ये जो कुछ हो रहा है ना इस वक्त अमेरिका के अंदर, जो चेंजेस आ रही हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव, और एक आपका जो सवाल ऑफ द रिकॉर्ड आपने पूछा था कल मुझसे, उसका जवाब भी मैं आपको अब दे के जाऊंगा कि ये जो एंटी इंडिया पॉलिसी आई, ये सिर्फ एक एंटी इंडिया पॉलिसी नहीं आई, देयर इज समथिंग एल्स व्हिच केम आउट बिफोर द इलेक्शन। इट वाज अ ट्रांजिशन प्रोजेक्ट नेम्ड एज प्रोजेक्ट 2025, जो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ये एक डॉक्यूमेंट पब्लिक हो गया समहाउ, और ये हुआ ऐसे कि किसी ने एक इसकी कॉपी जो है वो कहीं रखी और वहां से उठा के किसी ने कचरे में फेंकी और वहां से किसी सहाफी ने उठाई। थिंक ऑफ इट, सोचें आप जरा, एक 300-400 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो किसी ने कॉपी ऐसे ही चलते चलते जो है वो कहीं कॉफी पढ़ते हुए टेबल के ऊपर छोड़ी और वहां से उठा के किसी ने कचरे के डब्बे में डाली और वहां से एक सहाफी ने उठाई। ये लीक किया गया था। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट 2025। ये डॉक्यूमेंट 2024 की बिगनिंग में आता है, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर ये लिख के कंप्लीट कर लिया जाता है। और इसके अंदर जो यूएस इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जो इसका राइटर है, इसके दो बंदे हैं जिन्होंने यूएस इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर इस डॉक्यूमेंट को लिखा, जिसमें से दो नाम बड़े काबिल जिक्र हैं। एक तो है वॉट, स्टीव वॉट्स, जो कि आज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, और दूसरा बंदा है पीटर नवारो, पीटर नवारो, एंड ही इज द टैरिफ एडवाइजर। या और अभी इसने रिसेंटली इंडिया के बारे में एक बयान दिया हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम की जड़ जो है वो पीटर नवारो है, जो इंडिया के ऊपर ये 50% टैरिफ आया ना, और ये पूरी टैरिफ पॉलिसी है, ये पीटर नवारो की पॉलिसी है। और मजे की बात ये है कि अभी इसका खुलना बाकी है, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर हमने स्टडी करनी शुरू की है। अभी तो हमने इसको कंपेयर करना शुरू किया है ट्रम्प पॉलिसीज को प्रोजेक्ट 2025 से, और इसके ऊपर हमने वो थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया है। एक्चुअली पूरी कैंपेन में जो इनका कैंपेन स्टाफ था और डोनाल्ड ट्रम्प साहब खुद इसको डिनाई करते रहे कि दे हैव नथिंग टू डू विद प्रोजेक्ट 2025, मगर आज जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो रही हैं टुवर्ड्स द ब्यूरोक्रेसी, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट 2025 से निकल के आ रही हैं। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही हैं, ये सारी की सारी प्रोजेक्ट 2025 से निकल के आ रही हैं। बैंक डीरेगुलेशंस की बात होती है, प्रोजेक्ट 2025 से निकल के आ रही है। इंडस्ट्री डीरेगुलाइजेशन की बात होती है, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट 2025 से निकल रही है। तो सर ये एक बंदा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बारे में मेरा बड़ा क्लियर स्टैंस है कि बंदा वो ठीक है, बंदा वो अच्छा भी है, मगर हर अच्छे बंदे के अंदर कुछ खामियां होती हैं। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की सबसे बड़ी खामी यह है कि वो मर्दम शनास नहीं है। ही डोंट नो हाउ टू रीड पीपल। और पिछली दफा भी जब ये प्रेसिडेंट थे तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स इनकी टीम के अंदर से निकल के आने शुरू हुए थे। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट 4 years ऑफ प्रेसिडेंसी, ये उन लोगों को उठा के ले आते हैं जो इनकी पॉलिसीज के, इनकी सोच के खिलाफ जाना शुरू कर देते हैं। और तमाम दुनिया के जो बड़े लीडर्स हैं, इन सब के अंदर एक खामी कसरत राय से पाई जाती है कि सब कान के कच्चे होते हैं। इनको जो कुछ कह देना, ये उसके पीछे चल पड़ते हैं। एंड सीरियसली दिस इशू एग्जिस्ट। ये जो हर 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर पॉलिसी और बयान चेंज होते हैं ना, ये कान के कच्चे होने की निशानी है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब कान के कच्चे हैं। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी मैं ये जंग बंद करवाना चाहता हूं, दूसरी तरफ आप मिसाइल बेचने का
एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। तो आप जंग बंद करवाना चाह रहे हैं सरकार, आप जंग करवाना चाह रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं? सही तो वो बात है। जो हॉक्स डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इर्द गिर्द जमा किए हुए हैं ना, वो उसको जिस तरह से घुमा रहे हैं इस वक्त, वो उस तरह से घूम रहा है। ठीक है। और ये कुछ हॉक्स जो हैं वो प्रोजेक्ट 2025 वाले हॉक्स भी हैं, I have to conclude यहाँ से because ये निकल के आ रहे हैं प्रॉब्लम्स। इसके ऊपर मजीद तफसील से अगले प्रोग्राम में बात करेंगे डॉक्टर साहब। एक मुझे प्राइवेट मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है कि आई वुड लाइक टू हियर मिस्टर एंडी खान टू ब्रिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI wars into the conversation. Missing that in this is a big oversight. Can you ask him? Maybe it could be the topic in the next session, but please at least ask him what they are intending to use AGI for. What are they intending to use AGI for, and why any military play is happening now, including immorality for the elite? That is just a poor argument, a sweeping statement. Who benefits from Pakistan aggression is what should be discussed. Common man there has nothing to eat. What does he has to gain from such attacks or politics? This misses the entire point of who really benefits from destabilization of the region. Ask them, is India building AI engine like Grok by Elon Musk or OpenAI by Sam Altman and DeepSeek by China? Otherwise, they will be serving one of these masters. इस पे प्रोग्राम करते हैं एक। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, इसका एक सिविलियन एस्पेक्ट है AI का और इसका एक मिलिट्री एस्पेक्ट है, which will require at least an hour to be talked on. Yeah, we will do the next show on this. Agree? Agree sir. मैं कहा एक चीज़ ज़्यादा सर, बहुत टेक्निकलिटीज, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्यों जी जना साहब? Are you up for it? Are you up for it? Jana साहब is up for it. So next program. मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं इसके ऊपर इंडियन डायस्पोरा को लेक्चर देकर आया हूँ डैलस में। बस तो ठीक है, कल तैयार है इसी टाइम। We will listen to you. नहीं मैं, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं हूँ। क्वालिफाइड एंडी साहब है, तूर साहब बैठा है, क्वालिफाइड नहीं सर, but we would like to have your view also. अच्छा एंडी, कल आप होंगे इसी टाइम पे अवेलेबल हो सकते हैं सुबह? Sure, I can be. ठीक है, कल इसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे। हम जरा इसका थंबनेल डिजाइन करते हैं बैठ के। आप सबका हमारे साथ आज जुड़ने का बहुत बहुत थैंक यू। इट वाज अ ब्रिलियंट डिस्कशन। Thank you all my panelists who have explained everything in great detail and with great patience and the patience to listen to others as well. Thank you very much. बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद आज के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का लाइव। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आज अगस्त का आखिरी दिन है, यानी 31 अगस्त है, और आज हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और इसको बढ़ाने में हमारी मदद करें। एक गुड न्यूज़ है, वो कल आपको देंगे। बहरहाल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नई लाइव के साथ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री में क्या रोल बनता है और किस तरह से ये आने वाली जंगों को इफेक्ट करेगा, इस पर बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।